तो दोस्तों आज के इस सेशन के अंदर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज द आर्ट ऑफ पोर्टफोलियो क्रिएशन। कि सर अभी हम लोग नया नया काम स्टार्ट करने आए हैं म्यूचुअल फंड के अंदर में। अभी हम लोग को ज्यादा आइडिया नहीं है कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं, लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है। तो ये सब चीज को लेकर आज मैं बेसिक ट्रेनिंग करूंगा आपके साथ में, राइट। ताकि एक आपको क्लैरिटी मिल जाए कि हाँ यस दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। फिर हम खाली थ्योरेटिकल डेफिनेशन पे नहीं जा करके आज के सेशन में सीखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार के इन्वेस्टर के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सूटेबल है। So we have a whole bucket of mutual fund categories that can be selected, and which type of mutual fund is suitable for which type of client, ये चीज आज हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। दोस्तों इसके बाद मेरा इच्छा है कि मैं आपको थोड़ा सा गोल ओरिएंटेशन कराऊंगा आज कि कैसे हम लोग क्लाइंट्स के गोल सेट करके सिस्टम में सेट करते हैं। एंड कंसिडरिंग द क्लाइंट गोल दैट वी हैव, हाउ डू वी क्रिएट अ पोर्टफोलियो, दैट इज गोइंग टू बी द एंड पार्ट ऑफ टुडेज डिस्कशन। तो मैं आपको कुछ सैंपल पोर्टफोलियोज बना के दिखाऊंगा एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ओके दिस इज हाउ अ पोर्टफोलियो इज क्रिएटेड, राइट। तो दोस्तों आई होप जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं सब मुझे सुन पा रहे हैं। आप लोग सभी कोई को अपना अटेंडेंस देना है फिनो मैजिक ऐप के अंदर में। अटेंडेंस कैसे देते हैं आप सबको पता है। आप फिनो मैजिक ऐप में एकदम नीचे में जाएंगे जहाँ कैमरा बटन है, वहां पे क्लिक करके आज के इस सेशन का आपको अटेंडेंस कोड लिखना है, जैसा हर्षिता ने लिखा है ग्रुप में कि द अटेंडेंस कोड इज EA016। तो मैं लिख देता हूँ एक बार फिर से फॉर एवरीवन। द अटेंडेंस कोड इज यस, तो द अटेंडेंस कोड फॉर टुडे इज EA016। इसको आप लोग काइंडली अपने अटेंडेंस के अंदर में डाल दीजिएगा। तो दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट सेशन टुडे एंड अगेन अ सेशन जो कि सबको सुनना जरूरी है, भले ही आप बहुत पुराने हो चाहे आप एकदम नए हो। दिस इज फॉर एवरीवन, ओके। So let me start with the agenda for today. And आज मैं आप लोगों के साथ में ये सारी चीजें लेकर के आया हूँ कि इन टुडेज सेशन वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ एमएफ। हम लोग समझेंगे कि इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, ये सब के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इनके सब कैटेगरीज जो होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे हम आज। रिस्क प्रोफाइलिंग कैसे होती है क्लाइंटों की, अग्रेसिव, मॉडरेट एंड हाइब्रिड, सॉरी कंजर्वेटिव, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। गोल ओरिएंटेशन इन टर्म्स ऑफ हाउ टू क्रिएट गोल, क्रिएटिंग अ गोल, ये हम लोग समझेंगे। एंड देन उसके अराउंड कैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं ये डिस्कस करेंगे। एंड इन सैंपल पोर्टफोलियोज आई विल ट्राई टू मेक श्योर के अगर एक अग्रेसिव इन्वेस्टर आ रहा है और आपके लिए लमसम ला रहा है तो आप क्या करेंगे, अगर SIP ला रहा है तो आप क्या करेंगे। तो कुछ मैं आपको सैंपल पोर्टफोलियोज बना करके आज दिखाऊंगा, राइट। So this is what I intend to cover in today's discussion। क्योंकि आज बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए, इसलिए आई विल बी स्लाइटली फास्टर इन माई डिस्कशन। बट अगर आपको सवाल रहेंगे तो अपने जैसे हमेशा करते हैं कि लास्ट में अपने सवाल जवाब के लिए समय रखेंगे एंड लेट्स गो अबाउट इट, ऑलराइट। तो दोस्तों टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड की जब मैं बात करूं तो म्यूचुअल फंड की परिभाषा के अंदर में म्यूचुअल फंड तीन प्रकार के होते हैं। The three basic types of MF that one must be knowing। म्यूचुअल फंड तीन तरीके से डिवाइड होते हैं। एक मैं कहूंगा कि देर इज राइट। तो मैं एक कहूंगा कि सर म्यूचुअल फंड के अंदर में आता है हमारा इक्विटी, देन देर इज डेट, और इसके बीच में जो होता है इसको हम कहते हैं हाइब्रिड, राइट। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है, वेरी बेसिक समझते हैं कि सर अगर मैंने किसी म्यूचुअल फंड स्कीम को पैसे दिए, उस पैसे से फंड मैनेजर क्या खरीदता है। अगर उस पैसे से फंड मैनेजर अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीदता है, majority of the money is lying in the shares of different companies, then that type of mutual fund is called as an equity mutual fund। For example, मान लीजिए मैंने SBI ब्लू चिप फंड को पैसे दिए, मान लो 1 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए से SBI म्यूचुअल फंड अगर उस पैसे से सिर्फ अलग अलग अच्छे अच्छे बड़े बड़े कंपनियों के शेयर खरीदती है, अगर जैसे उसने LIC का शेयर खरीदा, उसने रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर खरीदा, उसने HDFC बैंक का शेयर खरीदा, तो TCS का शेयर खरीदा,
So when the fund manager is deploying your money in buying only the shares of different companies, this type of mutual fund is called as equity mutual fund. I hope ये definition आपको सबको clear है, right? So equity mutual fund क्या है? इससे आप सिर्फ कंपनी के शेयर खरीदते हो, राइट? ओके, अब मैं कहूं कि डेट म्यूचुअल फंड क्या होता है, तो सर डेट म्यूचुअल फंड में अगर आपने किसी फंड मैनेजर को पैसा दिया है तो उस पैसे से फंड मैनेजर क्या करेगा, उस पैसे से फंड मैनेजर अलग अलग फिक्स रिटर्न देने वाले सिक्योरिटीज को ही बाई करेगा, राइट? तो फिक्स रिटर्न देने वाले सिक्योरिटीज होते क्या क्या है, लेट्स से आप समझते होंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, राइट? अलग अलग कंपनीज के डिवेंचर्स होते हैं, बैंक की एफडीज होती हैं, तो कंपनीज के कमर्शियल पेपर्स होते हैं, गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स होते हैं, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स होते हैं। तो ये सब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि हमें एक फिक्स रिटर्न देते हैं, राइट? तो फिक्स रिटर्न देने वाले इंस्ट्रूमेंट्स में अगर हमारा फंड मैनेजर पैसा लगाए तो उस टाइप के म्यूचुअल फंड को हम कहते हैं डेट म्यूचुअल फंड। तो फॉर एग्जांपल आपने मान लीजिए पैसा दिया है किसको, एसबीआई लो ड्यूरेशन फंड को। तो एसबीआई लो ड्यूरेशन फंड का फंड मैनेजर आपसे पैसे लेकर के कभी किसी कंपनी का शेयर नहीं खरीदता है। फॉर एग्जाम्पल वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर नहीं खरीदेगा। जब आप पैसे दे रहे हो एसबीआई लो ड्यूरेशन फंड को, तो वो फंड मैनेजर रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी का डिबेंचर खरीदेगा। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर और डिबेंचर में फर्क क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर का दाम ऊपर नीचे करता रहता है, राइट? उसमें ग्रोथ भी हो सकता है, पैसा माइनस भी हो सकता है। लेकिन अगर मेरे फंड मैनेजर ने अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज का डिबेंचर खरीदा है, तो डिबेंचर में क्या है कि भाई उसने कंपनी ने कहा कि भाई हम आपको हर साल 9% का इंटरेस्ट देंगे फॉर एग्जाम्पल, तो फिर आपको 9% का ही रिटर्न आना है। ऐसा नहीं है कि कल को जब शेयर का दाम बढ़ जाएगा तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा या डिबेंचर के अंदर में आपका लॉस हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो बेसिकली व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इनटू अ डेट फंड, you are getting into all the fixed return देने वाला इंस्ट्रूमेंट, ओके? इसके बीच में जो आता है इसको हम कहते हैं हाइब्रिड। तो हाइब्रिड जैसा मैंने हर डेफिनेशन में कहा है कि दिस इज लाइक अ खिचड़ी। खिचड़ी को बनाने के लिए आपको चावल और दाल लगता है, वैसे ही हाइब्रिड म्यूचुअल फंड को बनाने के लिए आपका कुछ पैसा इक्विटी में जाता है और कुछ पैसा डेट में जाता है। तो अ टिपिकल हाइब्रिड पोर्टफोलियो वुड हैव लेट्स से अबाउट 50% इनटू एन इक्विटी एंड लेट्स से 50% इनटू डेट। तो मतलब 50% पैसों से, मतलब फॉर एग्जांपल आपने एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड को अगर पैसे दिए हैं तो उसका जो फंड मैनेजर है वो क्या करेगा, वो शायद आपका आधा पैसा लगाएगा अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीदने में और आधा पैसा वो आपका सेफ्टी में रखेगा जहां वो आपको फिक्स रिटर्न देने वाले इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे लगाएगा, राइट? आपको ये बात क्लियर है? ओके। अगर मैं बात करूं फ्रॉम अ रिस्क रिटर्न एंड टाइम होराइजन पर्सपेक्टिव, अगर मैं बात करूं कि सर अगर 3 पैरामीटर पे बात करते हैं, एक होता है रिस्क, फिर एक होता है रिटर्न और एक होता है टाइम होराइजन, राइट? तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा रिटर्न हमें किस इंस्ट्रूमेंट में मिलता है, ऑफ द 3 इंस्ट्रूमेंट्स दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हिच इज इक्विटी, हाइब्रिड एंड डेट, दोस्तों आप मुझे बताओ कि किस इंस्ट्रूमेंट में सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है? इसको आप चैट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे। ओके, तो निराद्री कह रहे हैं कि डिपेंड्स अपॉन टाइम, बट चलो अगर मान के चलता हूँ कि अगर आपको ओवरऑल रिटर्न के हिसाब से अगर देख के बात करनी है तो किसमें सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है? यस, ऑल ऑफ यू आर राइट, सबसे ज्यादा रिटर्न हमें मिलता है इक्विटीज के अंदर में। तो वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि दोस्तों ये जितने इंस्ट्रूमेंट्स मैंने बताए, बताओ इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे ज्यादा रिस्क किसमें है, मतलब पैसा प्लस माइनस जो होता है उसी को हम कहते हैं रिस्क। तो सबसे ज्यादा रिस्क बताओ, इक्विटी में है कि डेट में है कि हाइब्रिड में है? यस, ऑल ऑफ यू आर अगेन राइट। तो दोस्तों आप जानते हो कि इक्विटी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें सबसे ज्यादा रिटर्न भी मिल सकता है लंबे समय के अंदर में, वेयर एज सबसे ज्यादा रिस्क भी इक्विटी के अंदर ही है, राइट? तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा है, अगर आप इक्विटी जैसा रिटर्न बनाना चाहते हैं,
तो आपको एक लंबे समय के लिए निवेश करना पड़ेगा। तो अगर मैं वही सवाल पूछूं कि बताओ कौन सा इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अगर आपके पास में सबसे ज्यादा टाइम होराइजन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कि सर अगर मेरे पास में मान लो 7 साल है, 10 साल है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो मुझे क्या पैसा इक्विटी में डालना चाहिए या डेट में डालना चाहिए या हाइब्रिड में डालना चाहिए? तो एक्सेप्ट फॉर रंजीता, रंजीता आपने लिखा है हाइब्रिड, बट अगर 7 से 10 साल का पैसा होता है एंड अनलेस लाइक द इक्विटी द क्लाइंट इज वेरी कंजर्वेटिव, हम लोगों को पैसा जनरली हम इक्विटी में लेते हैं। तो दोस्तों आइए वापस स्लाइड में चलते हैं एंड लेट मी अगेन से दैट फ्रॉम द थ्री पॉइंट्स दैट वी डिस्कस, इक्विटी के अंदर में रिस्क सबसे ज्यादा हाई होता है, राइट? डेट के अंदर में सबसे लो रिस्क होता है और हाइब्रिड के अंदर में मीडियम रिस्क होता है, करेक्ट? फ्रॉम अ रिटर्न पर्सपेक्टिव, अगर हम बहुत लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो देखा जाता है कि इक्विटी के अंदर में 12 से 15% का रिटर्न जनरली आता है। दिस इज व्हाट वी जनरली सी इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, सो वी कैन से दैट द रिटर्न ऑफ इक्विटी इज हाई, राइट? वेर एज डेट के अंदर में अगर आप पैसे लगाओगे तो आपको 6 to 8% का रिटर्न मिलता है, विच मीन्स दैट द रिटर्न आर लो इन डेट, ठीक है? और वही हाइब्रिड में कहूं तो क्योंकि आधा पैसा इधर है और आधा पैसा इधर है, तो मैं कह सकता हूं कि हाइब्रिड का रिटर्न जो है वो जनरली 9 to 10% इज व्हाट वी एक्सपेक्ट, right? So the kind of returns that we make from hybrids is medium, right? तो दोस्तों अभी का समय is not the perfect time to understand these concepts because अभी तो एक ऐसा समय चल रहा है जहां आपको एक बैलेंस एडवांटेज फंड भी 20% का रिटर्न बना के दे रहा है, राइट? एंड 20% का रिटर्न इज लाइक एक्सट्रीमली हाई रिटर्न इवन फ्रॉम एन इक्विटी स्टैंड पॉइंट, फ्रॉम इक्विटी स्टैंडर्ड 20% तो बहुत बड़ा रिटर्न की बात करते हैं, लेकिन लास्ट 1 साल में आप देखोगे तो लास्ट 1 साल में इक्विटी फंड से आपको 30, 40, 50% का रिटर्न बना के दिया है, और वहीं हाइब्रिड ने आपको 15, 20% का रिटर्न भी बना के दिया है। बट इन द लॉन्ग रन आई डोंट एक्सपेक्ट, नीदर डू आई सेट दैट एक्सपेक्टेशन विद द क्लाइंट कि आपको इतना बड़ा रिटर्न बनता है। अगर मैं 5 से 6 साल का समय देखूंगा तो जनरली देखा जाता है कि इक्विटी आपको 12 से 15% का CAGR रिटर्न बना के दे देगा, विच इज अ गुड रिटर्न, विच इज अ हाई रिटर्न, ठीक है? डेट जो है आपको 6 से 8% का रिटर्न बना के देगा, विच इज लाइक अ स्टैंडर्ड FD काइंड ऑफ रिटर्न, और हाइब्रिड जो है वो उसके बीच का कुछ रिटर्न आपको बना के देगा, क्योंकि 9 to 10% होता है। तो इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास में कम से कम 5 साल होने चाहिए। मतलब आज के दिन इस बात को एकदम क्लियर समझ लीजिए कि सर अगर आप किसी इन्वेस्टर को इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं तो उस इन्वेस्टर से एकदम 100% क्लियर हो जाएगा कि भैया सिस्टम में पैसा 5 साल कम से कम रहना चाहिए। अगर इन्वेस्टर बोलता है कि नहीं मुझे 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल के लिए पैसा लगाना है, तो टिपिकली इस पैसे को हमें इक्विटी में नहीं डालना चाहिए। तो होता क्या है कि मान लो कि मेरा रिस्क एपेटाइट तो अच्छा है, बट एट द सेम टाइम मैं पैसे जब दे रहा हूँ मुझे पता है कि भाई 2 साल बाद मैंने एक घर फाइनल किया है, तो उस घर पे मेरे को लेट्स से उसकी रजिस्ट्री कराने के लिए पैसे लगेंगे, राइट? तो मुझे पता है कि 15-20 लाख रुपए मैं तुमको दे तो रहा हूँ, लेकिन 1 साल के बाद मुझे ये पैसे रजिस्ट्री कराने के लिए चाहिएंगे। तो क्या उस पैसे को मैं इक्विटी में डाल दूंगा? आंसर इज नो। अगर ये पैसा मोर और लेस 4-5 साल का एक्सपेक्टेड होता कि ये रहेगा, तभी मैं उस पैसे को इक्विटी में डालता, अदरवाइज लेस देन 5 इयर्स का पैसा को हमें इक्विटी में नहीं लेना चाहिए, राइट? हाइब्रिड का मैं जनरली कहता हूं कि अगर 3 साल से बेसी का पैसा अगर है, इफ द इन्वेस्टमेंट दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम क्लाइंट is expected to remain at least for 3 years, then you can say that okay you can take a hybrid kind of a portfolio, right? Whereas debt में तो आप किसी भी समय का पैसा ले सकते हो, ये एक दिन से लेकर के 1 साल से लेकर के आपको जितने समय का आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आप उसके अनुसार आप डेट फंड चॉइस कर सकते हो। So this I said is a very very basic definition of what the various types of mutual fund is, right? Just a minute. Okay, I will again move on.
ओके, अब हम लोग नेक्स्ट समझने जा रहे हैं कि सर आपने ब्रॉडली हमें बता दिया कि सर म्यूचुअल फंड तीन प्रकार के होते हैं, विच इज इक्विटी, डेट एंड हाइब्रिड। लेकिन अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि सर व्हाट आर द वेरियस सब कैटेगरीज ऑफ दिस इक्विटी, डेट एंड हाइब्रिड, राइट। तो आइए इसको दोस्तों आप डिस्कस करते हैं। तो मैं बात करता हूँ कि इक्विटी, डेट और हाइब्रिड को म्यूचुअल फंड, पहले इक्विटी की बात सीखते हैं। इक्विटी की जो शेयर्स होते हैं, कंपनीज होते हैं, उसको तीन पार्ट में क्लासिफाई करते हैं हम लोग। तो वो तीन पार्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? मार्केट कैपिटलाइजेशन इज बेसिकली एक कंपनी है, उसका मान लीजिए शेयर का दाम चल रहा है 100 रुपया, और उस कंपनी के 1 लाख शेयर मार्केट में बांटे गए हैं, राइट। तो उस कंपनी की कीमत कितनी होगी? तो उसका जवाब है सर 1 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाय 100 रुपया कर दीजिए, तो उस कंपनी की कीमत 1 करोड़ रुपए है। यानी कि कोई क्लाइंट या कोई इन्वेस्टर मान लीजिए आकर के 1 करोड़ रुपए डालता है, और जो प्रोमोटर है कंपनी का, अगर वो पूरे के पूरे 1 लाख शेयर उस इन्वेस्टर को दे दे, तो कल से वो कंपनी उस इन्वेस्टर की हो जाएगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, राइट। तो हर कंपनी का मैं कह सकता हूँ कि मार्केट कैपिटलाइजेशन हम निकाल सकते हैं, एवरी कंपनी, राइट। फॉर एग्जाम्पल आज रिलायंस इंडस्ट्रीज है, तो आज HDFC बैंक है। मान लो HDFC बैंक का एक शेयर का दाम 1600 रुपए चल रहा है, राइट। एंड लेट्स से HDFC बैंक के 100 करोड़ शेयर मार्केट पे बांटे गए हैं। तो बताओ HDFC बैंक कंपनी की कीमत कितनी होगी? HDFC बैंक कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना होगा? तो द आंसर इज क्लियर सर, 1600 रुपए का एक शेयर है, 100 करोड़ शेयर मार्केट में बांटे गए हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो समवेयर अराउंड आई थिंक 1.6 लाख करोड़ का फिगर आ जाएगा आपका फॉर द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ HDFC बैंक। तो इस प्रकार हम हर एक कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल सकते हैं। अब सेबी क्या कहता है? सेबी बोलता है कि सर इन सारे कंपनीज को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दीजिए, राइट। मतलब सबसे बड़ी कंपनी जो है वो सबसे टॉप पर होगी, और उसके बाद एक एक करके नीचे हम जैसे जैसे आएंगे कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होती रहेगी। तो इस संदर्भ में अगर मैं कहूं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड के अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं, तो एक होता है लार्ज कैप कंपनीज। लार्ज कैप कंपनीज की बात कर रहा हूँ, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड मैंने नहीं कहा है। तो लार्ज कैप कंपनीज आर द टॉप 100 कंपनीज ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसके हिसाब से सर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अगर मैं सारी कंपनीज को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दूं, तो सबसे ऊपर में शायद नाम आएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज का, फिर 2 नंबर पे आएगा HDFC बैंक का। तो इस तरीके से हम ऊपर से नीचे जब आते हैं, तो पहली 100 कंपनीज जो होती हैं वो कहलाती हैं लार्ज कैप कंपनीज, राइट। इसके बाद आता है मिड कैप कंपनी, और ये क्या है? ये है 101 नंबर से 250 नंबर कंपनी जो है इंडिया की इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये सारी कंपनीज कहलाती हैं मिड कैप कंपनीज, राइट। और स्मॉल कैप कंपनीज क्या है? तो स्मॉल कैप कंपनीज वो कंपनीज हैं विच इज बियॉन्ड द टॉप 250 कंपनीज ऑफ इंडिया। तो मैं कहूंगा बियॉन्ड टॉप 250 कंपनीज। अब जितनी भी लिस्टेड कंपनीज आएंगी वो सबकी सब स्मॉल कैप कंपनीज कहलाती हैं, राइट। तो दोस्तों एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि लेट्स से अगर मुझे आज किसी बैंक का शेयर खरीदना है, राइट। तो बताओ कौन सा बैंक टॉप 100 कंपनीज ऑफ इंडिया में आता होगा? आप चैट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताइए कि अगर मुझे कोई बैंक उठाना है, तो अगर मुझे कोई बैंक उठाना है तो टॉप 100 के अंदर में कौन सी बैंक्स आएंगी टिपिकली? ओके, राइट। तो आप लोग सभी को जो SBI, HDFC लिख रहे हैं, यू आर ऑल करेक्ट, एकदम सही लिखा है आपने कि हाँ यही कंपनी हमारी टॉप कंपनीज में से हैं, टॉप 100 कंपनीज में से हैं। ओके, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मिड कैप कंपनीज में कौन सी बैंक्स आएंगी? बताओ मिड कैप कंपनीज में कौन सी बैंक्स आएंगी आपके हिसाब से? ओके, राइट। Amranda, Axis ICICI जो है ना, it is actually amongst the top 100 companies. These are not mid cap names.
यस, बंधन बैंक जितने लोग लिख रहे हैं, यस, मोस्ट ऑफ यू आर राइट। यस बैंक आई डोंट नो राइट नाउ। पहले तो ये लार्ज कैप बैंक हुआ करता था, उसके बाद जो पिटा है फिर वो स्मॉल कैप हो गया था, अभी कहाँ पर है मुझे नहीं पता। यस, बैंक ऑफ बड़ौदा इज करेक्ट। बैंक ऑफ बड़ौदा वुड बी समवेयर इन द मिड कैप कंपनीज लिस्ट। ओके, और अगर मैं पूछूं बताओ स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर में कौन सा आएगा? करेक्ट। तो संजय आप जो लिख रहे हो पीएनबी, बीओबी, बंधन, ये सब मिड कैप में। स्मॉल कैप में कौन से बैंक आएंगे? यस, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया। और भी कोई नाम अगर आपको ध्यान आता हो? जाना बैंक, यस, yes, this is also listed company. That would also be a small cap company. Canara Bank, IOB, okay, yes, Yes Bank, South Indian Bank. So अगर मैं बोलूं कि बताओ इंडिया में कितने बैंक है लिस्टेड स्टेट में, so that perhaps list would be more than 50-60 banks, right? तो बहुत सारे बैंक हैं। तो मैं क्या कहता हूँ कि सर लार्ज कैप स्पेस में आपको शायद 2-3-4 बैंक मिलेंगे। तो मे बी a State Bank of India, an HDFC Bank, an ICICI Bank, maybe a Kotak Bank, all of that, and Axis Bank will be lying in the top 100 companies of India. Whereas जहाँ मिड कैप स्पेस में आते हैं तो मे बी इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब हमारे मिड कैप कंपनीज आते हैं। और वही मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो जैसा आपने लिखा कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और डीसीबी बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, ये सारे के सारे हमारे स्मॉल कैप कंपनीज में आते हैं, राइट? तो ये आपने समझा कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप होता क्या है। बट अब मैं आपको जो मेन कॉन्टेक्स्ट समझाना चाहता हूँ कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का फर्क क्या है। अगर मैं पूछूं कि रिस्क रिटर्न के पर्सपेक्टिव से कौन सा कंपनी सबसे ज्यादा मुझे रिटर्न दे सकता है, तो अगर मैं कहूं कि रिटर्न पर्सपेक्टिव से आपको रिटर्न कब मिलता है? आपको रिटर्न तब मिलता है जब उस कंपनी के शेयर के दाम बढ़ते हैं, राइट? तो सबसे ज्यादा शेयर का दाम किस कंपनी का बढ़ सकता है? वुड इट बी ए लार्ज कैप बैंक और स्मॉल कैप बैंक? तो जो लोग स्मॉल कैप बैंक लिख रहे हैं वो सही है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया था कि शेयर के दाम बढ़ते क्यों हैं। शेयर के दाम इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि उस कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, राइट? तो अगर कहूं मैं कि लेट्स से आज फॉर एग्जांपल एक एचडीएफसी बैंक है, राइट? एनी आइडिया, एनी गेसेस कि एचडीएफसी बैंक का एक साल का प्रॉफिट कितना होता है? व्हाट इज द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ एन एचडीएफसी बैंक? एनी गेसेस? किसी को मालूम है कि एक एचडीएफसी बैंक साल में हम जैसे लोगों से कितना रुपया कमाती है? नो गेसेस? I'll tell you that figure is somewhere around 40,000 crore। एचडीएफसी बैंक जैसी एक कंपनी आज साल का 40,000 करोड़ रुपया कमाती है। और क्योंकि एचडीएफसी बैंक साल का 40,000 करोड़ रुपया कमाती है, बोल करके इट इज द लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, whereas in the list of companies वो सेकंड या थर्ड नंबर कंपनी पे आती है इन इंटायर कंट्री। तो नंबर 1 पे रिलायंस इंडस्ट्रीज होता है। अब आप सोचो कि आपने अगर एचडीएफसी बैंक के शेयर पे पैसे लगाए, राइट? अब अगर आपको अपने शेयर का पैसा 2 गुना होते हुए देखना है, 3 गुना होते हुए देखना है, तो क्या होगा? आपको एक्सपेक्ट करना होगा कि सर एचडीएफसी बैंक जो अभी साल का 40,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है, वही एचडीएफसी बैंक आने वाले कुछ सालों में शायद 80,000 करोड़ का प्रॉफिट करेगा या 1,20,000 करोड़ का प्रॉफिट करेगा। So that is a very difficult ask. It's a very far-fetched thing. हाँ, अल्टीमेटली शायद इवेंचुअली वो ये सब भी कर लेगा, लेकिन ये सोचना कि कम समय में एचडीएफसी बैंक 40,000 करोड़ से 1,00,000 करोड़ के प्रॉफिट पे चले जाए, तो ये संभव नहीं है, राइट? ओके, but at the same time, let's say a Ujjivan Small Finance Bank, and Ujjivan Small Finance Bank, let's say, makes a profit of some 40 crore in a year. 40 करोड़ का वो साल का प्रॉफिट करती है। तो अगर मैं कहूं कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को अगर अपना प्रॉफिट को 5 गुना करना है, 200 करोड़ के प्रॉफिट पे पहुंचना है, तो क्या ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए बहुत डिफिकल्ट है? The आंसर इज नो, इट इज स्टिल पॉसिबल। हाउ? दोस्तों, प्रॉफिट आता कहां से? प्रॉफिट तब आता है जब आप मैक्सिमम कस्टमर्स अक्वायर करते हो, आप मैक्सिमम लोन्स डिस्पर्स करते हो। तो क्या देखा जाता है कि एचडीएफसी बैंक का तो हर गली नुक्कड़ पे आज के दिन ब्रांच खुल चुका है, लेकिन वही एक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
would have let's say a maximum of 5 banks in कोलकाता पर से, राइट। तो एक कोलकाता जैसे लोकेशन के अंदर में जहां HDFC बैंक के 150 ब्रांचेस हैं, वहीं एक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का शायद 4 या 5 ही ब्रांच है। और वहीं अगर मैं छोटे लोकेशंस में आ जाऊं, लेट्स से इफ आई वर टू गो टू अ हल्दिया और लेट्स से और मोर स्मॉलर लोकेशन लाइक लेट्स से एग्रा, तो शायद आपको उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांच बहुत ही रेयर मिलेगा, लेकिन फिर भी HDFC बैंक का ब्रांच आपको मिल जाएगा। तो कहने का मकसद क्या है कि अगर अगर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को अपना टॉप लाइन, अपना बॉटम लाइन 5 गुना करना है, तो उनको करना क्या होगा? उनको अपना ब्रांच नेटवर्क बढ़ाना होगा। तो अगर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास में फंडिंग आ जाए, तो वो तो आराम से, अगर कलकत्ता में 5 ब्रांच है तो 20 ब्रांच और खोल देगी, 25 ब्रांच का बेस तो बना ही सकती है, राइट। तो मेरा ये कहना है कि भले ये चीज 1 साल में ना हो, बट अगर आप 2-3 साल का अगर आप समय दोगे, तो इवन अ बैंक लाइक अ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक will have the capacity to grow their base by 4x or 5x, right? तो इसीलिए हम कहते हैं कि जहां शेयर मार्केट में लोग ये वर्ड यूज करते हैं मल्टी बैगर, जहां पे बात करते हैं कि सर हम अपना पैसा लेट से 5 गुना कर लेंगे आने वाले 3 साल में, 10 गुना कर लेंगे, हमारा पैसा 100 गुना हो जाएगा 10-12 सालों के अंदर में। ऐसा होता है शेयर मार्केट में, बट ऐसा किन के लिए हो पाता है? ऐसा हो पाता है सर स्मॉल कैप कंपनीज के लिए, राइट। क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज का बेस बहुत छोटा होता है, तो वो बहुत रैपिडली ग्रो कर सकता है। इसीलिए फ्रॉम अ रिटर्न पर्सपेक्टिव, स्मॉल कैप कंपनीज कैन potentially give you the highest returns, whereas the large cap companies are the ones which can give you stable and matured returns. आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि HDFC बैंक साल भर साल में अपना प्रॉफिट डीग्रोथ करेगी, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा कि अगर आप देखोगे तो हर साल HDFC बैंक मोर और लेस 15 से 20% का ग्रोथ दिखाती है। यानी कि अगर इस साल उसने 40,000 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है, तो आई एम श्योर अगले साल वो 45 से 50,000 करोड़ का प्रॉफिट जरूर दिखाएगी। तो कंसिस्टेंटली राइज करता है एक लार्ज कैप कंपनी, वेर एज एक्सपोनेंशियली राइज कर सकता है एक स्मॉल कैप कंपनी, राइट। ओके, तो ये दोस्तों आपने समझा कि फ्रॉम अ रिटर्न पर्सपेक्टिव a small cap company can give me the highest return as compared to a large cap company. ये बात क्लियर हो गई? ओके, बट इफ आई वर टू आस्क यू कि सर बताओ सबसे ज्यादा रिस्क किसमें है? Will a small cap company have a higher risk or will a large cap company have a higher risk? चैट बॉक्स में लिखिए आप लोग, बाकी सब लोग भी लिखिए कि आपके हिसाब से कौन से तरह के कंपनी में ज्यादा रिस्क होगा, लार्ज कैप में ज्यादा रिस्क होगा या स्मॉल कैप में ज्यादा रिस्क होगा? तो यस, ऑल ऑफ दोज हु आर राइटिंग स्मॉल कैप आर ऑल करेक्ट, एकदम सही लिख रहे हैं आप लोग। देखो मैं आपको एकदम सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आज के दिन HDFC बैंक का पूरे इंडिया में मिला करके तकरीबन तकरीबन 10,000 ब्रांच है, राइट। Whereas an Ujjivan small finance bank would like hardly have about 200 or 300 branches. I don't know कितने ब्रांचेस हैं उनके, राइट। अभी इमेजिन करो कि अखबार में एक खबर आई। क्या खबर आई? फिर खबर ऐसी आई कि 10 ब्रांचेस ने मिलकर के घोटाला किया और उन्होंने कस्टमर्स के पैसे मार लिए, किसी को पैसे दे दिए, जो पैसे लेके फरार हो गया। अब जब ये खबर आएगी तो क्या होगा? मार्केट में उथल पुथल मचेगा। अब आप इमेजिन करो कि ये खबर जब आई तो मालूम पड़ा कि सर ये HDFC बैंक का नाम इसके अंदर में आ गया। तो आपको लगता है कि क्या इसके वजह से HDFC बैंक पे बहुत बड़ा असर पड़ जाएगा? आंसर इज नो। सर जिस बैंक के पास में 10,000 ब्रांचेस हैं, उसकी 10 ब्रांच में कुछ छोटा मोटा घपला हो गया, उस दिन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, कुछ दिन के लिए उसका शेयर का दाम गिरेगा, बट इवेंचुअली इट विल नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ HDFC बैंक शेयर इन द लॉन्ग टर्म। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उनको। क्या होगा? वो 100-200 करोड़ का लॉस राइट ऑफ कर देंगे। बट जिस कंपनी का साल का प्रॉफिट है 40,000 करोड़, जो कितने सालों से इस तरह का प्रॉफिट बना रही है, इनके पास में इतना बड़ा रिजर्व सरप्लस है, उनके लिए ये 100-200-500 करोड़ का फ्रॉड हो जाना कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, राइट। तो इसके लिए एक लार्ज कैप बैंक में इस न्यूज पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं आने का है। लेकिन इमेजिन करो कि यही अगर न्यूज आती है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए कि सर 10 ब्रांचेस में घोटाला हो गया और टोटल 200 ब्रांच का नेटवर्क है।
आपको नहीं लगता कि इससे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा? इतना बड़ा धक्का लग सकता है कि शायद एक कंपनी जो कि बहुत ही छोटा प्रॉफिट करती है, जिनका मान लो साल का कोई 10-15 करोड़ का प्रॉफिट होता है, जिसके पास में ऐसा कोई बहुत पुराना बड़ा रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है, अगर वहां पर ऐसा घोटाला हो जाए, भले ही वो घोटाला 50 करोड़ का ही क्यों ना हो, एक 50 करोड़ के घोटाले के अंदर में एचडीएफसी बैंक को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो 40,000 करोड़ का प्रॉफिट करता है, लेकिन एक 50 करोड़ के घपले के अंदर में एंड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो साल का 10-15-20 करोड़ रुपए कमाती है, उस कंपनी की हालत बहुत खराब हो सकती है, इतनी खराब हो सकती है कि शायद वो बैंक ही बंद हो जाए, राइट? तो फ्रॉम अ रिस्क पर्सपेक्टिव you need to be very clear that a small cap company will have the highest risk, whereas a large cap company will have the lowest risk amongst the universe of equity shares. So I hope ये बात आप लोग को क्लियर है, राइट? तो आइए ऑफिस स्लाइड पे चलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि लार्ज कैप कंपनी कैन गिव यू moderate returns, matured returns, but will also have the lowest risk, right? Whereas a small cap company can give you the highest returns, but at the same time it comes with the highest risk. ठीक है? तो दोस्तों अब हम लोग टाइप्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड पढ़ते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ये 11 प्रकार के होते हैं, बट अभी मैं 11 प्रकार आपको नहीं समझाने जा रहा, मैं आपको कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड सिखाता हूँ अभी। सबसे पहला होता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का डेफिनेशन क्या है? नाम से समझ में आ रहा है सर कि जो म्यूचुअल फंड बेसिकली लार्ज कैप कंपनी को पैसा देता होगा, उसी म्यूचुअल फंड को हम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कहते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल आपने पैसा दिया है एसबीआई ब्लू चिप फंड को, तो क्या होगा? एसबीआई ब्लू चिप फंड का कॉर्पस, मान लीजिए आज के दिन मार्केट में एसबीआई ब्लू चिप फंड का 25,000 करोड़ का कॉर्पस है, ठीक है? तो 25,000 करोड़ के कॉर्पस को जब फंड मैनेजर डिप्लॉय करता है तो वो अलग अलग कंपनी के शेयर खरीदता है। तो एसबीआई ब्लू चिप फंड का जो फंड मैनेजर है उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन सेबी द्वारा दिया गया है कि भैया तुमको कम से कम 80% पैसा, 80% पैसा तुमको लार्ज कैप कंपनी में लगाना पड़ेगा, यानी कि टॉप 100 कंपनी में लगाना होगा। यानी कि आप पकड़ के चलो कि 25,000 करोड़ का अगर उसका ओवरऑल कॉर्पस है तो मिनिमम से मिनिमम साइड पे 20,000 करोड़ रुपया उसको इंडिया की टॉप 100 कंपनीज को ही देना होगा। तो इस वजह से आप कभी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो देखोगे तो उसके अंदर में आपको टिपिकली एक एचडीएफसी बैंक, एक एलआईसी ऑफ इंडिया, एक रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक टीसीएस, इन्फोसिस जैसी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी स्टेबल मैच्योर बिग कंपनीज भी देखने को मिलेंगी, राइट? ओके, फिर एक आता है मिड कैप कंपनी, मिड कैप म्यूचुअल फंड। तो मिड कैप म्यूचुअल फंड क्या है सर? वो 101 से 250 नंबर वाली कंपनी में पैसे लगाएगा। तो अब मिड कैप कंपनी समवेयर इन बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल। इसका मतलब क्या हुआ सर कि वो स्मॉल जितना ज्यादा रिटर्न नहीं देगा, बट वो लार्ज से बेसी रिटर्न देगा, बट एट द सेम टाइम सर उसके अंदर में लार्ज का सेफ्टी नहीं है, बट स्मॉल जितना वो रिस्की भी नहीं है, तो समवेयर इन बिटवीन, ठीक है? तो ये हो गया मिड कैप। तो मिड कैप का अगर आप पोर्टफोलियो खोल के देखोगे तो आपको दिखेगा कम से कम 65% पैसा जो होता है वो 101 से 250 नंबर वाली कंपनी में ही लगता है, ठीक है? तो वहीं पर आता है हमारा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कहाँ पे आपके पैसे लगाएगा सर? वो खाली छोटी छोटी कंपनियों में पैसा लगाता है। मिनिमम 65% ऑफ द कॉर्पस हैज टू बी इन्वेस्टेड इनटू कंपनीज व्हिच आर बियॉन्ड द टॉप 3 कंपनीज ऑफ इंडिया, राइट? इसके बीच में एक और कैटेगरी आती है जिसको हम कहते हैं लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। तो ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें सेबी ने कहा कि मिनिमम 35% पैसा आपको लार्ज को देना होगा और मिनिमम 35% पैसा आपको मिड को देना होगा। दैट इज अ लार्ज एंड मिड कैप फंड, ठीक है? ओके, इसके बाद ऐसे तो 11 कैटेगरीज है, मैं पूरे के पूरे 11 नहीं बोलने वाला, बट जो आप लोग मेजरली बेचने वाले हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक होता है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। आई एम श्योर आप लोगों ने सबने नाम सुना होगा। लार्ज फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड क्या करता है सर? यहाँ पर सेबी ने
फंड मैनेजर के ऊपर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है, उसको कहा है कि भैया तुम उस पैसे से सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर उठाओगे, अब तुमको टॉप 100 पसंद है कि 101 से 250 पसंद है कि उसके बियॉन्ड पसंद है, तुमको जो कंपनी खरीदना है खरीद दो, तुमको लार्ज खरीदना है, मिड खरीदना है, स्मॉल खरीदना है, तुम खरीदो। तो जहां किसी फंड मैनेजर पर कोई बंदिश नहीं लगाई गई है कि आप अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करोगे, तो उस टाइप के म्यूचुअल फंड को हम कहते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। क्लियर है? ओके। फिर आता है एक कौन सा, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। ये इन दिनों बहुत बिक रहा है, मार्केट में बहुत पॉपुलर है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। इनफैक्ट अभी आई थिंक 22 तारीख से पीजीआईएम म्यूचुअल फंड का एनएफओ आने वाला है मल्टी कैप पर, पीजीआईएम मल्टी कैप फंड। तो मल्टी कैप फंड को सेबी ने कैसे डिफाइन किया है? सर, एक मल्टी कैप फंड वो फंड होता है जिसका मिनिमम 25% पैसा लार्ज कैप कंपनी में लगेगा, मिनिमम 25% पैसा मिड कैप कंपनी में लगेगा और मिनिमम 25% पैसा स्मॉल कैप कंपनी में लगेगा। मतलब एक ऐसा फंड जो कि आपको एक साथ में लार्ज, मिड और स्मॉल का फ्लेवर दे दे, उसको हम कहते हैं मल्टी कैप फंड। तो मल्टी कैप फंड में जब आप अपने इन्वेस्टर का पैसा लगा रहे हो तो आप बाई डिफॉल्ट मान के चलो कि सर इसमें लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों रहेगा। फ्लेक्सी कैप में भी तीनों रहता है, बट फ्लेक्सी कैप के अंदर में वो फंड मैनेजर के ऊपर में है कि वो चाहे तो कुछ भी कम बेसी करे। तो इन अ फ्लेक्सी कैप फंड आई कैन हैव एन 80% लार्ज कैप, 10% मिड कैप, 10% स्मॉल कैप। तो बोलने के लिए मैंने तीनों को पैसे दिए हैं, लेकिन उसमें मेजरली मुझे फ्लेवर मिलता है लार्ज कैप का। लेकिन जब मैं एक मल्टी कैप फंड में पैसे लगा रहा हूं तो आप मान के चलो कि भाई मैंने एटलीस्ट 25-25-25 लार्ज, मिड और स्मॉल को दिया है, राइट? ओके। इसके बाद में एक आता है हमारा थीमेटिक फंड। इन दिनों सबसे ज्यादा पॉपुलर कैटेगरी अगर कोई है तो वो इन दिनों थीमेटिक फंड की है। तो एक थीमेटिक फंड एक थीम के अनुसार इन्वेस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने सुना होगा जैसे आईसीआईसीआई वालों का अभी एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड आया था, राइट? तो वो क्या कह रहा था कि सर वो एनर्जी स्पेस में पैसा लगाएगा, तो उसके लिए वो पावर एंड यूटिलिटीज कंपनी से पैसा लगा रहा था, तो ऑयल एंड गैस कंपनी से पैसा लगा रहा था, तो रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी से पैसा लगा रहा था। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना कि एक एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड बोल करके आया, तो वो अलग अलग तरह की कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, चाहे वो ऑटोमोबाइल का मैन्युफैक्चर कर रहा हो, चाहे वो डिफेंस इक्विपमेंट बना रहा हो, चाहे वो पेंट मैन्युफैक्चर कर रहा हो, वो सब कुछ एक मैन्युफैक्चरिंग फंड में आता है। अभी 23 अगस्त से एक बहुत ही अच्छे फंड का एनएफओ आने वाला है, जिससे हम सब मिलकर काम करेंगे, एंड दैट फंड नेम इज एक्सिस कंजम्पशन फंड। तो कंजम्पशन क्या है? कंजम्पशन भी एक थीम है। तो मैं जिस दिन एक्सिस कंजम्पशन फंड को लेके डिस्कशन करूंगा, उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि एक एक्सिस कंजम्पशन फंड में जब आप पैसे लगाते हो तो आप अबाउट 9 डिफरेंट इंडस्ट्रीज, सेक्टर्स के अंदर में आप पैसे लगाते हो। तो एक कंजम्पशन फंड के अंदर में जहां एक एफएमसीजी तो हम नेचुरली एक्सपेक्ट करते हैं, तो वहीं पे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी कंजम्पशन में आता है, तो टेलीकॉम भी कंजम्पशन में आता है, तो पेंट इंडस्ट्री भी कंजम्पशन में आती है, तो इवन हॉस्पिटल्स भी कंजम्पशन में आते हैं, राइट? तो इट्स अ वेरी ब्रॉड बेस्ड थीम। तो इस टाइप के फंड को हम कहते हैं थीमेटिक फंड। तो आपने इन दिनों जितना भी इस तरह का फंड में काम किया, फॉर एग्जांपल इनोवेशन फंड, एसबीआई इनोवेशन फंड, आपने सबने बहुत अच्छा काम किया, तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ थीमेटिक फंड। आपने बिजनेस साइकिल फंड में काम किया, बंधन वालों का बिजनेस साइकिल फंड आने वाला है, तो दैट इज ऑल्सो अ थीमेटिक फंड। तो आज के दिन मैक्सिमम एनएफओ जो मार्केट में आ रहे हैं वो थीमेटिक फंड से आते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये टाइप्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड क्लियर हो गया है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि वाइल इक्विटी म्यूचुअल फंड को हमें लॉन्ग टर्म होने पर ही पैसे देने चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपको ये समझना चाहिए कि अमंगस्ट द different subcategories of equity mutual funds, the one which can give you the highest returns is perhaps a small cap or a mid cap or a multi cap. ये आपको highest returns दे सकता है, whereas from a maturity stability perspective आपको large cap, flexi cap, large and mid cap ये आपको सबसे mature टाइप के रिटर्न्स बना के दे सकता है, राइट? मैं कहूंगा कि अगर मान लो किसी इन्वेस्टर से आप एक चेक लेके आ रहे हो जो सिर्फ 1000-2000 रुपए की एसआईपी चालू करने जा रहा है, राइट?
तब आप 1000-2000 रुपए की एसआईपी से आप किस प्रकार कोई डाइवर्सिफिकेशन कर पाओगे? क्या आप 1000 रुपए के एक फंड में आप उसको एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप दे पाओगे? नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए? अगर सिर्फ 1000 रुपए की एसआईपी आ रही है, सिर्फ 2000 रुपए की एसआईपी आ रही है, तो आप उसको आसानी से एक मल्टी कैप फंड दे दीजिए। तो बाय डिफॉल्ट उसको लार्ज, मिड और स्मॉल सबका फ्लेवर मिल जाएगा। और अगर बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं करना है बट फिर भी इक्विटी रखना है, तो आप उसको फ्लेक्सी कैप फंड दे दीजिए। तो बाय डिफॉल्ट आपको अलग अलग तरह के लार्ज, मिड एंड स्मॉल के अंदर में एक्सपोजर मिल जाएगा, राइट? So these are the different types of equity mutual fund. Okay, so अब आगे बढ़ते हैं and the next category that we will discuss is the various types of debt funds. Just a minute. तो दोस्तों अगर आपने डेट फंड कभी बेचा है तो आप मेरे को काइंडली फंड का नाम लिख के बताइए कि आपने आज तक कौन सा डेट फंड बेचा है। कोई भी डेट फंड जिसको आप जानते हो जो आपने अपने किसी क्लाइंट को दिया है, आप काइंडली मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताइए। चंगुदा लो ड्यूरेशन कैटेगरी है, मैं फंड का नाम पूछ रहा हूँ। आपने कौन सा फंड बेचा है? ओके, तो अमित सामंत तो बोल रहे हैं कोटक लो ड्यूरेशन फंड बेचा है सर, वेरी गुड। और एसबीआई माने की एसबीआई कौन सा फंड? एसबीआई का कम से कम 70-80 फंड है। एसबीआई सेविंग फंड, वेरी गुड ओलंपिक। सो यस, फ्रैंकलिन लो ड्यूरेशन फंड, ओके। एलआईसी लो ड्यूरेशन, एलआईसी का इनफैक्ट सेविंग फंड है, आई एम नॉट रॉन्ग। लो ड्यूरेशन आई डोंट रिमेम्बर, शायद है। ओके, मेरा ही का लो ड्यूरेशन, ओके। देवरचंद हाइब्रिड एसबीआई का मैं अभी आया नहीं हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ अबाउट डेट फंड। तो डेट के अंदर में आप एसबीआई का कोई फंड का नाम बताओ। फॉर एग्जांपल रेखा दास जी कह रही है एसबीआई सेविंग्स फंड, वेरी गुड। बिरला लो ड्यूरेशन, यस। ऑल ऑफ दीज आर ऑल डेट फंड, वेरी गुड। जितने लोग ये अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड या लो ड्यूरेशन फंड लिख रहे हैं, ये सब के सब डेट फंड हैं। ओके, तो अब मैं फटाफट आपको बताता हूँ कि डेट फंड कितने प्रकार के होते हैं। So let me again come back and share the screen with you. तो डेट फंड्स ना एक्चुअल में देखा जाए तो 16 प्रकार के होते हैं। डेट फंड आर एटलीस्ट ऑफ 15 डिफरेंट टाइप्स, बट अपने भी सबका सब नहीं पढ़ने जा रहे हैं, अपने समझने जा रहे हैं कि कितने तरह के मेजरली जो आपने जो नाम लिखे वो कौन से फंड्स होते हैं, अपने वो समझने की कोशिश करते हैं जो आप अल्टीमेटली शायद एक दिन बेचोगे। तो सबसे पहला होता है लिक्विड फंड, ठीक है। फिर एक आप लोग बेचोगे कौन सा? अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, ठीक है। फिर आता है हमारा लो ड्यूरेशन फंड। फिर एक आता है शॉर्ट ड्यूरेशन, एक आता है मीडियम ड्यूरेशन, फिर एक आता है डायनेमिक बॉन्ड, और एक आता है हमारा कॉर्पोरेट बॉन्ड। तो ये सब क्या होता है मैं भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा और भी तरह के डेट म्यूचुअल फंड होते हैं। बट जैसे मैंने आपको क्या कहा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड हम जब पढ़ रहे थे तो हमने आपको कहा कि भाई अगर मैंने फंड मैनेजर को पैसे दिए हैं तो फंड मैनेजर उससे कौन सा तरह का इक्विटी शेयर खरीदेगा, विल डिसाइड कि वो लार्ज कैप फंड है कि मिड कैप फंड है कि स्मॉल कैप फंड है, राइट। अगर वो एसबीआई का शेयर खरीदेगा तो सर हम उसको लार्ज कैप बोल देंगे सर। वही अगर वो बंधन बैंक खरीदेगा तो हम उसको मिड कैप बोल देंगे। वही सर अगर वो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक खरीदेगा तो उसको स्मॉल कैप बोल देंगे। दिस इज व्हाट वी लर्न इन इक्विटी म्यूचुअल फंड। बट लेट अस अंडरस्टैंड कि फ्रॉम अ डेट परस्पेक्टिव क्लासिफिकेशन कैसे होती है। तो आप ऐसे सोचो कि अगर आज मैं एक बैंक में जाता हूँ एफडी करने के लिए, तो मेरे पास तो हर डेट रेंज का एफडी मिलता है। मैं चाहूँ तो 3 महीने का भी एफडी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 3 साल का भी एफडी कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर आप किसी डेट फंड के फंड मैनेजर को पैसे दोगे तो वह फंड मैनेजर आपके पैसे से
कौन सा मार्केट का अवेलेबल पेपर खरीदेगा, कौन सा जाके एफडी खरीद के आएगा, विल बी डिसाइडेड अपॉन व्हाट टाइप ऑफ अ डेट म्यूचुअल फंड इट इज, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ कि लेट्स से अगर मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदनी है, राइट, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो गवर्नमेंट हर साल इशू करती है, राइट। तो आप ऐसे पकड़ के चलो कि एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी 2025 की मेच्योरिटी की भी होती है, जो अगले एक साल में मेच्योर होने वाली है। तो वही 2027 की मेच्योरिटी की भी होगी, जो कि 3 साल में मेच्योर होने वाली है। 2034 का पेपर भी है मार्केट में, जो कि 10 साल की मेच्योरिटी वाला पेपर है। मतलब कि अगर मान लो मैंने कोई 2034 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिक्योरिटी खरीदा है, मान लो 7.1% में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही कि अगले 10 साल तक हम आपको 7.1% का इंटरेस्ट देंगे, राइट। तो इतने अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में। अब आप जब किसी एसबीआई लिक्विड फंड को पैसा देते हो, तो एसबीआई लिक्विड फंड का जो फंड मैनेजर है, वो मार्केट में जाकर के 10 साल का गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं खरीद सकता है, उसको राइट ही नहीं है। उनका कहना है कि बॉस आप एक लिक्विड फंड में लेस देन 90 डेज का ही सिर्फ पेपर खरीद सकते हो। मतलब कि सर अगर मान लो मुझे खरीदना ही होगा तो मैं इसमें ट्रेजरी बिल खरीद सकता हूँ, बिकॉज ट्रेजरी बिल टिपिकली एक साल तक का होता है, ठीक है। बट मैं जाकर के 5 साल 10 साल का पेपर नहीं खरीद सकता हूँ। अगर मैंने अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड को पैसे दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने निपॉन अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड को पैसे दिए हैं, तो ये 3 से 6 महीने का मेच्योरिटी वाला पेपर ही सिर्फ खरीद सकते हैं। वो सिर्फ वही जाकर के इंस्ट्रूमेंट खरीदेंगे जो आने वाले 3 4 5 या 6 महीनों के अंदर में मेच्योर होकर के पैसा आपको रिटर्न दे देगी, राइट। लो ड्यूरेशन फंड में आप 6 मंथ से 1 ईयर तक के मेच्योरिटी वाले पेपर को पैसा दे सकते हो। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में आप 1 से 3 साल के मेच्योरिटी वाले को आप पैसा दे सकते हो। मीडियम ड्यूरेशन जनरली 3 से 4 ईयर्स का पेपर होता है जनरली। इसका मतलब कि सर अगर मैंने मान लो एसबीआई मीडियम ड्यूरेशन फंड को पैसे दिए हैं, तो उस पैसे से फंड मैनेजर जो है जनरली 2026-27 के मेच्योरिटी वाले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेगा, या टाटा स्टील का अगर एनसीडी खरीदना है तो अगले 4 5 सालों में जो पेपर मेच्योर होने वाला है वही वाला पेपर वो जनरली खरीदेगा, राइट। अगर आप एक एसबीआई मीडियम ड्यूरेशन फंड को पैसे दे रहे हैं, तो यू वुड नॉट बी एक्सपेक्टिंग कि वो जाकर के 2 महीने का किसी कंपनी का कमर्शियल पेपर उठा ले, ऐसा वो जनरली नहीं करता है, राइट। ओके। डायनेमिक बॉन्ड एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर फंड मैनेजर को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसको जो पेपर पसंद आए वो खरीद सकता है, राइट। इसका मतलब अगर जैसे आपने फ्लेक्सी कैप में क्या पढ़ा था, फ्लेक्सी कैप में बोल रहे थे कि सर आपको लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप जो पसंद है आप वो खरीद लीजिए। तो वैसे ही डायनेमिक बॉन्ड में क्या कह रहे हैं, सर बोल रहे हैं कि सर अगर आपको 3 महीने का पेपर अट्रैक्टिव लग रहा है तो आप वो खरीदिए, आपको 3 साल का पेपर अट्रैक्टिव लग रहा है आप वो खरीदिए, सर आपको 30 ईयर वाला पेपर अट्रैक्टिव लग रहा है आप वो खरीद लीजिए। मतलब देयर इज एब्सोल्युटली नो कंपल्शन कि आपको यही खरीदना होगा, ठीक है। तो डायनेमिक बॉन्ड फंड के अंदर में हम जनरली देखते हैं कि फंड का एवरेज मेच्योरिटी की फ्लक्चुएटिंग। मतलब दोस्तों आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया ये चीज कि डेट फंड्स में रिटर्न जो मैंने कहा कि एफडी टाइप के रिटर्न बनते हैं, 6 से 8% का रिटर्न बनता है। ये जनरली बनता है एक नॉर्मल इंटरेस्ट रेट सिनेरियो के अंदर में, कि जब इंटरेस्ट रेट स्टेबल हो मार्केट में। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि यही डायनेमिक बॉन्ड फंड में, लाइक एन आईसीआईसीआई ऑल सीजन बॉन्ड फंड, ऐसा देखा जाता है कि सर किसी समय में एक आईसीआईसीआई ऑल सीजन बॉन्ड फंड जो है आपको 10 से 12% रिटर्न बना के दे देता है। ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस समय में मार्केट में इंटरेस्ट रेट नीचे फॉल करते हैं उस समय प्राइस ऑफ द बॉन्ड बढ़ जाता है, और मार्क टू मार्केट प्रॉफिट आने की वजह से उस पोर्टफोलियो को फायदा होता है, राइट। तो अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या होता है, बट आप ये पकड़ के चलो कि जब एक फंड मैनेजर एंटिसिपेट कर रहा है कि आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट गिरने वाले हैं इंडिया के अंदर में, तो वो क्या करेगा, वो मैक्सिमम मेच्योरिटी लोड अप कर लेगा अपने पोर्टफोलियो के अंदर में। तो वो चीज करने की फ्लेक्सिबिलिटी उसको सिर्फ और सिर्फ डायनेमिक बॉन्ड कैटेगरी में ही है, राइट। वहीं अगर
फंड मैनेजर को लग रहा है कि आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, तो उसको समझ में आ जाएगा कि बॉस अगर मैं हाई मैच्योरिटी लेके बैठूंगा तो मुझे बहुत जोर की मार पड़ेगी, तो वो क्या करेगा, वो अपने फंड को एक लिक्विड फंड बना लेगा, मैच्योरिटी इनकम कम कर लेगा। तो इट इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच इज डायनेमिक बॉन्ड फंड। In fact, considering the fact कि we at Phenomatic feel कि आने वाले 6 महीने से लेकर के आने वाले 1.5-2 सालों के अंदर में इंडिया में इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे, ऐसे समय में अगर आपको अच्छा रिटर्न बनाना है, अगर आप डेट फंड से 8-9% का रिटर्न अगर आप एक्सपेक्ट करते हो, तो आप लोग आईसीआईसीआई का ऑल सीजन बॉन्ड फंड खरीद सकते हो, या फिर आप लोग बंधन का डायनेमिक बॉन्ड फंड खरीद सकते हो। मतलब अगर अभी आप सोचो कि किसी बंदे के एफडी की मेच्योरिटी आ रही है, राइट, और वो बंदा क्या बोल रहा है कि भाई मैं पैसा तेरे को इक्विटी में तो नहीं दूंगा, ऊपर से ऐसी मार्केट 24-25 हजार निफ्टी है, मैं तो बिल्कुल पैसे इक्विटी में नहीं दूंगा, मेरा पैसा माइनस नहीं होना चाहिए। और यही आदमी जाकर के बैंक में उस एफडी को वापस से री इन्वेस्ट कर देता है फॉर एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 7% तो ऐसे इन्वेस्टर का पैसा अगर आपको लाना है, जो कि बहुत बड़ा पैसा है मार्केट में, तो आप उस इन्वेस्टर का पैसा आज के दिन बेफिक्र होकर के डायनेमिक बॉन्ड फंड कैटेगरी में लेकर के आइए। मेरा मानना है कि आप अगर इस पैसे को कम से कम 6 महीने से 1.5 साल तक अगर आप इन्वेस्टेड रखोगे, तो दी एनुअलाइज रिटर्न दैट द क्लाइंट वुड अर्न विल बी एनीवेयर अराउंड 8 to 9% इज वॉट यू वुड बी गेटिंग। अगर आप लास्ट 3 महीने 6 महीने का अगर डायनेमिक बॉन्ड फंड कैटेगरी का रिटर्न देखोगे, तो इट इज more than 7.5% in almost all the dynamic bond funds in the market. So it's one very important category जिसको कि आप एफडी के जगह पर बेच सकते हो, प्रोवाइडेड क्लाइंट का पैसा मोटा मोटी 1-2 साल रहने के लिए सज्ज है अगर। ओके, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड सर क्या करता है? सर ये एक ऐसा डेट फंड है जो कि आपके पैसे से सिर्फ ट्रिपल ए, मतलब मेजरली ट्रिपल ए या फिर AA+ वाला पेपर ही सिर्फ खरीदेगा। इसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। तो जिस इन्वेस्टर को डर लगता है कि भाई डेट फंड में पैसा डालूंगा और मेरा पैसा डूब गया तो क्या होगा, ऐसे इन्वेस्टर को आप कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड दीजिए। यहाँ पर आपको निप्पॉन कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड आइडियली बेचना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम लड़के जो डेट में पैसा लेकर के आए हैं, वो क्यों लेकर के आए हैं? क्योंकि सर मैं डेट का पैसा लेकर के एक्विटी में एसटीपी के लिए यूज करता हूँ। मतलब कि सर अगर मेरे को 1 लाख का चेक मिला, तो मैं एक बार में 1 लाख मार्केट में नहीं देना चाहता हूँ इस मार्केट लेवल पे, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं 1 लाख रुपया लिया और आने वाले 1 साल में मान लो 10-10 हजार रुपया करके मैंने 10 महीने में पैसे ट्रांसफर कर दिए। इसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, एसटीपी। तो जो मैंने इनिशियल 1 लाख रुपया लिया, ये पैसा मैंने लिया डेट के अंदर में, तो मैं डेट में कौन सा कैटेगरी चॉइस करूंगा? तो आई विल बी चूजिंग अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड और अ लो ड्यूरेशन फंड। इसीलिए मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे जितना एग्जाम्पल दिया, आप लोगों ने लो ड्यूरेशन फंड का एग्जाम्पल दिया था। तो दिस इज व्हाट आई मीन बाय डेट फंड। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, सो नीलाद्री दा कह रहे हैं कि यू हैव सोल्ड आईसीआईसीआई ऑल सीजन बॉन्ड फंड। आई एम श्योर दादा कि आपको रिटर्न बहुत अच्छा देखने को मिला होगा, नो डाउट अबाउट इट। रंजीत जी कह रहे हैं ओवरनाइट फंड। जी हाँ रंजीत जी, देर आर, तो एज आई सेड देर आर 16 सब कैटेगरीज, तो मैं सारे सब कैटेगरीज नहीं बता रहा हूँ। ओवरनाइट फंड भी एक कैटेगरी है जिसके अंदर में एक दिन की मेच्योरिटी का पैसा भी मार्केट में लगता है, राइट। तो these are the various types of debt mutual fund। अब हम आगे बढ़ेंगे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड पे। तो क्या आप मेरे को चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन सा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड आपने बेचा है? देखा मैडम, मैंने आपको क्या कहा कि रिपीट आप कह रहे हो, मैं कह रहा था कि देखो आप लोगों ने देर आर 16 कैटेगरी सब कैटेगरीज ऑफ डेट म्यूचुअल फंड, मैंने सब नहीं रिपीट किया है। बट ओवरनाइट फंड जो मैंने लास्ट कहा था इज दैट टाइप ऑफ डेट म्यूचुअल फंड जहां एक दिन का पैसा लगता है। तो ओवरनाइट फंड भी होता है, तो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड भी होता है, तो क्रेडिट रिस्क फंड भी होता है। मैं उन सब में नहीं जा रहा हूँ अभी। ओके, अब मैं आप लोग से कहूंगा कि आप लोगों ने अगर कोई हाइब्रिड म्यूचुअल फंड बेचा है, तो आप लोग उसका नाम लिखिए फटाफट चैट बॉक्स में।
ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने क्या खाली बैलेंस एडवांटेज फंड बेचा है कि किसी ने यहाँ मल्टी एसेट फंड भी बेचा है? अग्रेसिव हाइब्रिड ही बेचा है, वेरी गुड रंजीत जी, आपने यूटीआई अग्रेसिव लिखा है, यूटीआई अग्रेसिव हाइब्रिड फंड का नाम है। यस, संदीप दा बोल रहा है कोटक मैथ बेचा है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर बैफ या मैथ बेचा है, ये सब के सब कहलाते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, राइट? तो ये फटाफट समझते हैं कि ये हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। ओके, तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के भी कई सारे सब कैटेगरीज हैं, बट मैं ब्रॉडली आपको बताता हूँ कि आपको किनसे डील करना है मेजरली। ठीक है, तो आप एक बेचोगे बैफ, आप एक बेचोगे मैफ, और एक आप बेचोगे हाइब्रिड अग्रेसिव। ये ही मेजरली आप तीन तरह के हाइब्रिड को बेचते हो। तो अभी हमको बैफ या मैथ बेचने की क्या जरूरत है, पहले मैं वो समझाता हूँ आपको। अगर मैं अगेन चैट बॉक्स में आता हूँ और आप लोगों से पूछता हूँ कि बॉस, अगर 25,000 निफ्टी हो जाए तो मार्केट तो ऊंचा है, मार्केट नीचा तो नहीं है। अगर मार्केट 25,000 निफ्टी पे ऊंचा है तो हमें क्या क्या डर लगता है? हमें डर लगता है कि सर एनी मोमेंट मार्केट में करेक्शन आ जाएगा, मार्केट कभी भी फॉल कर सकता है, 5, 10, 15% का मार्केट में करेक्शन तो एनी टाइम एक्सपेक्टेड है, राइट? अगर मार्केट टॉप पर है तो मार्केट गिरने का चांस ज्यादा होता है। तो ऐसे समय में जब मार्केट 25,000 निफ्टी पर आए तो हमें पैसा इक्विटी में डालना चाहिए कि हमें पैसा डेट में डालना चाहिए? आप लोग चैट बॉक्स में मुझे बताइए। अगर मार्केट बहुत ऊपर में है और इन्वेस्टर जो कुछ नहीं समझता है, इन्वेस्टर तो खाली पास्ट रिटर्न चेक कर रहा है, और इन्वेस्टर देख रहा है कि बहुत पास्ट रिटर्न 25,000 निफ्टी के अंदर में देखने को मिलता है कि सर पास्ट रिटर्न तो 20, 25, 30% का रिटर्न बैठ रहा है। इस समय इन्वेस्टर भर भर के आपको लाके पैसे देगा। ऐसे समय में हमें पैसा इक्विटी में लेना चाहिए कि डेट में देखना चाहिए? तो यस, आप लोग सब लिख रहे हैं हमको डेट, लेकिन अगर मैं चेक करूं अभी कि कितने लोगों ने यहाँ पर डेट में बेचा है, तो यहाँ पे बहुत कम लोग मिलेंगे। तो लॉजिकली आप लोग सब सही है कि सर पैसा हमें आइडियली डेट में लेना चाहिए, लेकिन ऐसे समय में इन्वेस्टर आपको क्या कहता है? इन्वेस्टर आपको कहता है कि बॉस आप इक्विटी में पैसा डालो, क्योंकि सबसे ज्यादा रिटर्न तो वहीं बन रहा है। मतलब आई आई एम सीइंग दैट मैक्सिमम पैसा अभी भी अगर इन्वेस्टर से पूछा जाए कि कहाँ देना चाहिए, तो वो आपको डिफेंस फंड बोलेगा, पीएसयू फंड बोलेगा, इंफ्रा फंड बोलेगा। क्यों? क्योंकि डिफेंस फंड का लास्ट एक साल का रिटर्न 100% प्लस है, राइट? तो जितना ज्यादा मार्केट ऊपर होता है उतना ज्यादा मार्केट गिरने की आशंका होती है, इसलिए आइडियली हमें पैसा डेट में लेना चाहिए, जबकि उसी समय में इन्वेस्टर आपको भर भर के पैसा इक्विटी में लेने को देने को रेडी होगा, राइट? और आप मानो कि जैसे अभी हमने 25,000, अभी हम लोग खड़े हैं कुछ 24,500 निफ्टी पे, ठीक है, और हम सबको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट बहुत अच्छा है, राइट? अभी इमेजिन करो, भगवान ना करे, मार्केट यहाँ से 20% का करेक्शन ले ले, 24,500 का निफ्टी, राइट? उसका 20% कितना होता है? तकरीबन तकरीबन 5,000 पॉइंट। तो 24,500 से अगर 5,000 पॉइंट का करेक्शन आ जाए तो हमारा निफ्टी आ जाएगा कहां पर? 19,500 पॉइंट पे, 19,500 निफ्टी हो जाएगा। अब इमेजिन करिए, मार्केट में अचानक से 3 महीने में जो भी संघर्ष रहा और मार्केट 5,000 पॉइंट का करेक्शन ले ले। अब अगर आपको इन्वेस्टर का नया इन्वेस्टमेंट आए तो आपको पैसा इक्विटी को देना चाहिए कि डेट को देना चाहिए? मार्केट सस्ता हो गया है, मार्केट नीचे आ गया है, मार्केट 19,500 लेवल पे आ गया है, अभी इन्वेस्टर ला करके आपको 5 लाख का चेक दे रहा है। ऐसे समय में पैसा हमको इक्विटी में लेना चाहिए कि डेट में लेना चाहिए? आंसर इज इक्विटी, यू ऑल आर वेरी करेक्ट। बट अगर भगवान ना करे ये 5,000 पॉइंट का करेक्शन अगर मार्केट में हो जाए, तो आप जो कस्टमर लोग को जाकर के फैक्ट शीट दिखाते हैं, आपको फैक्ट शीट में क्या देखने को मिलेगा? आप देखोगे मैक्सिमम सारे फंड्स का रिटर्न आपको माइनस में दिखेगा। तो दोस्तों, जब फंड्स का रिटर्न माइनस में दिखेगा तो क्या इन्वेस्टर आपको चेक देगा? जी नहीं। पर आपको भी पता है कि यही सबसे सही समय है पैसे लेने के लिए, इक्विटी में डालने के लिए। तो दोस्तों, ये एक बड़ी ही कठिन समस्या है कि हमेशा ऐसा अपोजिंग सिनेरियो बैठता है कि जिस समय मार्केट एकदम टॉप पर होता है, जहां हम पैसे लेने से डरते हैं, उस समय इन्वेस्टर भर भर के हमको पैसा लाके देने को रेडी होता है, क्योंकि पास्ट रिटर्न बहुत अच्छा देखने को मिलता है।
वहीं मार्केट जब गिर जाए, मार्केट में जब बड़ा करेक्शन आ जाए, तब एज अ एडवाइजर आई एम वेरी कंफर्टेबल टू टेक मनी एंड डिप्लॉय इन द मार्केट, but the investor is very afraid of the market and investor does not want to give you money in the equity market. तो ऐसे सिचुएशन में हमें कौन सा फंड बेचना चाहिए, मतलब ऐसा क्या कैटेगरी है जो कि इस पूरे डायलेमा को सॉल्व कर सकता है, जो कि इतना माथापच्ची नहीं करता है कि मार्केट ऊपर होगा तो डेट को कर दो, मार्केट नीचे होगा तो इक्विटी में डाल दो। ऐसे समय मतलब इफ आई वर टू से दैट देयर इज एन ऑल वेदर फंड, ऑल वेदर फंड का मतलब क्या होता है कि सर बाहर में चाहे गर्मी हो, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, ये फंड तो आपका हर जगह बिक जाएगा। ऐसे समय में आपको कौन सा फंड आप बेच सकते हैं? तो जवाब है बैफ या फिर मैफ, बैलेंस एडवांटेज फंड या मल्टी एसेट फंड। रंजीत दैट लिक्विड फंड आप लिख रहे हो, लिक्विड फंड इज लाइक अ सिंपल डेट फंड जो कि आपको 6% रिटर्न देगा। तो इन्वेस्टर को अगर 6% कमाना है तो वो आपके पास क्यों आएगा, वो जाके बैंक एफडी कर देगा ना। तो व्हेन आई से दैट एन इन्वेस्टर wants a product which is an all weather product, क्योंकि हर ऋतु में चल जाए, हर समय चल जाए, चाहे मार्केट गिरे चाहे मार्केट बढ़े, आप हर समय इन्वेस्टर को फेस कर सको, ऐसा कौन सा फंड है मार्केट के अंदर में जिसमें कि आप आराम से लमसम का पैसा लेकर के आ सकते हैं इन्वेस्टर से। तो दोस्तों दोज टू फंड्स दैट आई एम टेलिंग यू इज अ बैलेंस एडवांटेज फंड, सॉरी, is a balance advantage fund and a multi asset allocation fund. तो ये क्या करता है, जब मार्केट ऊपर में होता है तो ये डेट का पोर्शन को इंक्रीज कर देता है, और वहीं जब मार्केट नीचे आता है तब ये इक्विटी के पोर्शन को इंक्रीज कर देता है, एंड एट द सेम टाइम वो कॉन्ट्रा पोजिशन डेट में लेता है। तो फॉर एग्जाम्पल आज जब मार्केट 24,500 निफ्टी पर है, so most of the balanced advantage funds in the market are currently holding 40 to 45% money into equity. Rest 55 to 60% money is lying in debt. मतलब इतना प्रोटेक्शन उन्होंने बिल्ड करके रखा है, राइट। तो जनरली हम लोग एक बैलेंस एडवांटेज फंड में क्लाइंट के प्रति रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या बनाते हैं? सर ये एक ऐसा फंड है जिसको आप कम से कम 3 से 5 साल के लिए प्रयोग करो, आप इन्वेस्टेड रहो, तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि सर आपको एफडी से प्लस 2 to 3% का रिटर्न मिल जाएगा। मतलब अगर एफडी का रिटर्न आज के 7% का है, तो आप जो कोई बैलेंस एडवांटेज फंड उठा लो, आप अप्रोक्सीमेटली 9 to 10% का रिटर्न आप आसानी से बना लेंगे। So a balanced advantage fund is one fund that would is suitable for any and every investor, especially all the first time investors जिन्होंने मार्केट का मजा कभी नहीं देखा है, जिन्होंने खाली सुना है कि मार्केट में रिटर्न बैठते हैं, लेकिन जिन्होंने मार्केट का करेक्शन कभी नहीं देखा है, जो कि टिपिकली एक एफडी टाइप का इन्वेस्टर है जो फर्स्ट टाइम आपसे एक बेटर रिटर्न एक्सपेक्ट करने के लिए आया है। तो मेरा कहना है कि कोई इन्वेस्टर आपको 5 लाख 10 लाख का भी अगर चेक दे दे तो आप आसानी से उसका पैसा कोई भी कंपनी के बैलेंस एडवांटेज फंड में ला सकते हैं, राइट। वैसे ही अगर मैं मल्टी एसेट फंड की बात करूं तो इसके नाम में लिखा हुआ है मल्टी एसेट, मतलब इसमें 2 से बेसी एसेट होते हैं, इसमें कम से कम 3 एसेट्स होते हैं। तो ये 3 एसेट्स क्या होते हैं? सर बाय डिफॉल्ट इसमें एक इक्विटी रहेगा, सर इसमें एक डेट रहेगा, सर इसमें गोल्ड जरूर रहेगा। इसके अलावा अगर वो चाहे तो वो फॉरेन इक्विटी खरीद सकता है, सर इसके अलावा वो अगर चाहे तो वो रियल एस्टेट में भी पैसे लगा सकता है। तो अभी टिपिकली मल्टी एसेट फंड कैसे रिएक्ट करता है? तो जैसा भी हमने कहा कि अगर मार्केट टॉप पे होगा तो मार्केट में करेक्शन आने का चांस बेसी है, तो लोग प्रोटेक्शन के नाम पर डेट बढ़ा देते हैं, इक्विटी कम कर देते हैं। मल्टी एसेट वाला क्या करता है? तो मल्टी एसेट वाला भी इक्विटी को कम करेगा। मान लो उसके पास पहले अगर 70% इक्विटी था तो उसको घटा के 40% कर देगा, राइट। अब वो रिमेनिंग 60% पैसा जो है वो कहाँ एलोकेट करेगा? अगर बैलेंस एडवांटेज फंड होता तो वो रिमेनिंग 60% पैसा मनी एलोकेट करता डेट को, राइट। लेकिन एक मल्टी एसेट फंड क्या करेगा कि सर वो आपके रिमेनिंग 60% मनी को चाहे तो गोल्ड में या डेट में लगा सकता है। तो जनरली देखा जाता है कि इन अ मल्टी एसेट फंड इन टुडेज मार्केट व्हेन वी आर सीइंग दैट द मार्केट इज वेरी हाई एंड वी आर सीइंग दैट द इक्विटी लेवल्स for every multi-asset fund today is around
40 to 50%, you would be seeing that around 15 to 25% money is lying in gold and remaining 30 to 35% money is lying into debt. तो दोस्तों इतना याद रखिएगा कि इक्विटी और गोल्ड का नेगेटिव कोरिलेशन होता है। तो जनरली देखने को मिलता है कि जब शेयर मार्केट खराब करता है, ऐसे समय में गोल्ड बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बिकॉज गोल्ड इज अ शेयर मार्केट खराब कब करता है? शेयर मार्केट खराब करता है अनसर्टेनिटी वाले सिचुएशंस में, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट में वॉर हो जाए, मतलब जियो पॉलिटिक्स रिस्क हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में इक्विटी खराब करेगा। बट अ गोल्ड इज अ हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी। तो ऐसे समय में देखा जाता है कि अगर वॉर वाला सिचुएशन है तो गोल्ड के दाम बहुत ज्यादा भाग जाते हैं। इट्स योर फ्लाइट टू सेफ्टी। तो मेरा कहना है कि अब मल्टी एसेट फंड देखा जाता है कि in the long run what we've seen is that because they have this tactical mix of equity, debt and gold, तो ये क्या करते हैं कि ये more or less आपको बैक से बेहतर रिटर्न बना के देते हैं, एंड देर आर पीरियड्स जब ये इक्विटी जितना रिटर्न भी बना देते हैं। बट बिकॉज द नेट इक्विटी लेवल इज ओनली अबाउट 50% तो इसके लिए इन कंपैरिजन टू एन इक्विटी फंड इनका रिस्क काफी कम होता है। यू ऑल नो दैट द रिस्क इज मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। तो जहां इक्विटी फंड का मान लो स्टैंडर्ड डिविएशन अगर मान लो 20% है, तो एक मल्टी एसेट फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन उसका आधा होता है, अप्रोक्सीमेटली 10%। लेकिन क्या देख रहे हैं हम कि जहां एक इक्विटी फंड आपको 15% रिटर्न बना के दे रहा है, वही एक मल्टी एसेट फंड आपको मोटा मोटी 12% के आसपास रिटर्न बना के फिर भी दे देता है। तो कहने का मतलब है कि इक्विटी के आसपास का रिटर्न बना के देता है मल्टी एसेट, लेकिन आधा रिस्क लेके जब ये चीज बनाता है तो हम इसको कहते हैं कि बहुत ही अच्छा कैटेगरी है, जिसको हम कहते हैं मैथ। एक और कैटेगरी जो है उसको हम कहते हैं हाइब्रिड अग्रेसिव, एंड एज पर डेफिनेशन we generally see that more than 65% of the money will lie into equity and remaining money will lie into debt. इसको हम कहते हैं हाइब्रिड अग्रेसिव फंड। तो दोस्तों आप जब किसी इन्वेस्टर का पैसा SWP के पर्पज से लेकर के आते हो, जहां इन्वेस्टर मान लो आपको 20 लाख रुपए दे रहा है और कह रहा है कि मैं अगले महीने से ही मंथली मंथली विथड्रॉल्स लूंगा, SWP लूंगा, ऐसे इन्वेस्टर का पैसे को आपको बैक मैथ और कुछ पैसा हाइब्रिड अग्रेसिव में एलोकेट करना चाहिए। तो टिपिकली if I were to get a 20 lakh corpus, what I will do is that I will put 8 lakhs in a BAS, I will put 8 lakhs in a MAF and another 4 lakhs in a hybrid equity. अभी मेरे को एक टिपिकल अगर पोर्टफोलियो बनाना होगा तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा लेट्स से DSP इक्विटी एंड बॉन्ड फंड in the hybrid category. Multi-asset category के अंदर में I will be choosing the UTI multi-asset allocation fund, one of the best performing funds जो कि factor investing के ऊपर से returns बना के दे रहा है आपको, और maybe I will be choosing a Kotak multi-asset allocation fund, right? और वहीं जब मैं BAP की बात करता हूँ तो in a 8 lakh allocation I will be definitely choosing one Franklin Balance Advantage Fund. इसके रिटर्न बहुत अच्छे रहे जब से इसका NFO आया है, और मैं साथ में ले लूंगा एक महिंद्रा बैलेंस एडवांटेज फंड, इसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एवर सिंस इसका NFO आया है, राइट? तो दोस्तों यही मेरे को पहले आपको मैं सिखाना था कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, किस टाइप के इन्वेस्टर को आपको क्या देना चाहिए, राइट? आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही हो। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं। रिस्क प्रोफाइलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क while we decide कि किस टाइप के इन्वेस्टर को क्या पैसा देना चाहिए। तो आइडियली हम कहते हैं कि बहुत, जैसे कई बार लोग मेरे पास में आ सकते बोलते हैं कि सर ये मेरा इन्वेस्टर है, একটা ভালো फंड दिए दो। अब ये भालो फंड क्या होता है? तो मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत जो फंड मेरे लिए भालो है वो शायद मेरी मम्मी के लिए भालो नहीं है, या मेरी मम्मी के लिए जो सूटेबल फंड है वो मेरे लिए सूटेबल नहीं है। So what determines the suitability of the fund depends upon the risk profile of an investor. तो रिस्क प्रोफाइल क्या होगा? एक इन्वेस्टर जो है, अगर इसका मैं रिस्क प्रोफाइल कहूँ तो इट विल डिपेंड कि सर ये इन्वेस्टर शायद अग्रेसिव हो सकता है, ठीक है, ये इन्वेस्टर मॉडरेट हो सकता है, ये इन्वेस्टर कंजर्वेटिव हो सकता है।
अभी दोस्तों वो अग्रेसिव है कि कंजर्वेटिव है, इसको मैं कैसे समझूंगा? इट कैन डिपेंड इफ आई कैन डू अ क्वेश्चनर विथ हिम। तो अगर आप फिनोमैटिक ऐप खोलोगे तो वहां पर रिस्क प्रोफाइलिंग का एक सेक्शन ही है। आप उसके थ्रू क्लाइंट से 5 सवाल पूछ सकते हो और उसके बेसिस पे क्लाइंट का स्कोर निकल के आ जाएगा और मालूम पड़ जाएगा कि क्लाइंट अग्रेसिव है कि कंजर्वेटिव है। ठीक है। और जो लोग ये सब टूल्स नहीं यूज करते हैं उन सबको आइडियली इन्वेस्टर से 2-3 चीजें समझनी चाहिए। क्या? कि सर आपको पहले तो बताओ कि कल को अगर लॉस लग जाए तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। अगर इन्वेस्टर बोलता है कि बॉस अगर मेरा पैसा माइनस हो जाएगा तो मैं सारे पैसे निकाल दूंगा, तो आप मान के चलिए सर कि वो इन्वेस्टर एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है। ठीक है। अगर इन्वेस्टर ये कहे कि भाई अगर मेरा पोर्टफोलियो माइनस चले जाएगा तो मैं थोड़ा हद तक लॉस देख सकता हूँ, मैं थोड़े हद तक लॉस देख सकता हूँ, लेकिन मैं तुमको उस समय नया पैसा नहीं दूंगा। अगर ऐसा इन्वेस्टर है तो वो मैं फिर भी कहूंगा कि वो मॉडरेट इन्वेस्टर है। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई अच्छा पढ़ा लिखा इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर मिल जाए जो कहे कि बॉस अगर मार्केट माइनस में चला जाए ना तो मैं तेरे को और पैसा दूंगा, क्यों? क्योंकि मैं तो एवरेजिंग करूंगा, मैं तो डिस्काउंट सेल और करूंगा। तो दैट टाइप ऑफ इन्वेस्टर इज एन अग्रेसिव इन्वेस्टर। तो आप अपने इन्वेस्टर से ये सवाल जरूर पूछिए कि सर अभी तो आप 24,500 निफ्टी में पैसा दे रहे हो, कल को अगर 20,000 21,000 निफ्टी हो जाए तो आप मेरे को नया चेक दोगे कि आप सारा इन्वेस्टमेंट उठा लोगे? उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये अग्रेसिव इन्वेस्टर है कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है। तो मेरा सिर्फ आपको ये कहना है कि आपको क्लाइंट का रिस्क प्रोफाइल खुद से करना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, हमारे ऐप में एक प्रोफाइलर है, आप वो यूज कर सकते हो, या आप अपने एक्सपीरियंस से इन्वेस्टर से जब आप मिलते हो उठते बैठते हो आप उससे समझ सकते हो कि उसका रिस्क प्रोफाइल कैसा है। एट द सेम टाइम मैं कहूंगा कि एसेट एलोकेशन करना बहुत जरूरी है। इवन फॉर एन अग्रेसिव इन्वेस्टर आई वुड नॉट से दैट यू पुट 100% मनी इनटू इक्विटी। ठीक है। एंड इवन फॉर द मोस्ट कंजर्वेटिव इन्वेस्टर आई विल नॉट से दैट यू शुड पुट 100% मनी इनटू डेट। राइट। तो टिपिकली एक एसेट एलोकेशन मेंटेन करना चाहिए। एसेट एलोकेशन का मतलब क्या होता है? एसेट मतलब क्या होता है? एसेट मतलब होता है कि सर कई तरह के इंस्ट्रूमेंट है जहां मैं पैसे लगा सकता हूँ। सर मैं म्यूचुअल फंड में पैसे लगा सकता हूँ, सर मैं एफडी में पैसे लगा सकता हूँ, सर मैं गोल्ड में पैसे लगा सकता हूँ, सर मैं इक्विटी खरीद सकता हूँ, मैं डेट खरीद सकता हूँ, मैं हाइब्रिड खरीद सकता हूँ। तो एज अ एडवाइजर मेरा काम है ये डिसाइड करना कि इन्वेस्टर का कितना पैसा कौन से कैटेगरी में डालना है। तो लेट्स से इवन इफ आई एम एन एग्रेसिव इन्वेस्टर, क्या मेरा 100% पैसा इक्विटी में लगा देना चाहिए? आंसर इज नो। व्हाट आई वुड डू इज दैट सर आई विल वांट टू बिल्ड सम फंड फॉर योर कंटिजेंसी मैनेजमेंट। तो मान लो इवन इफ आई एम द मोस्ट अग्रेसिव इन्वेस्टर इन द मार्केट, yet 90% of my money would be lying into rather 80% money would be lying into equity, 10% might be into gold and another 10% might be into debt। ठीक है। अगर मैं बहुत अग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मेरा सारा का सारा पैसा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लग जाएगा अमंग्स द इक्विटी पोर्टफोलियो। कुछ पैसा मल्टी कैप में भी लगेगा तो कुछ पैसा थीमेटिक्स में भी लगेगा। वेर एज इवन फॉर अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, अगर मैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर समझूं कि सर कुछ पैसा ऐसा होगा ना जो आप 5 साल के बाद निकालोगे, बोलेगा हाँ, तो मैं क्या करूंगा वो 5 साल के बाद वाला पैसे को मैं बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी में डाल दूंगा, जहां से बाय डिफॉल्ट मेरे को एक सर्टेन पैसा इक्विटी का रिटर्न भी बना करके दे। तो हर इन्वेस्टर का आपको रिस्क प्रोफाइलिंग जरूर से जरूर करना चाहिए। गोल ओरिएंटेशन, तो गोल ओरिएंटेशन में मैंने आपको पहले भी क्लासेस में सिखाया था, समझाया था कि आपको हर इन्वेस्टर से पूछना चाहिए कि सर आप जो मुझे पैसे दे रहे हो वो क्यों दे रहे हो। तो मे बी चिल्ड्रन एजुकेशन और लेट्स से चिल्ड्रन मैरिज, ये मेरा गोल्स हो सकता है आपको पैसे देने का, या मेरा रिटायरमेंट। राइट। तो ये सारे जो गोल्स है ना, ये सारे मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी बेटी का एजुकेशन अभी 10 साल देरी है और उसकी शादी शायद अनदर 20 साल देरी है। तो इसलिए ये मेरे लिए सारे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। ठीक है। जहाँ पे वैसे बहुत समय है पैसे इकट्ठा करने के लिए। और मीडियम टर्म गोल कैन बी लेट्स से इफ आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू हाउस, ये मुझे मान लो अगर 3 4 5 सालों में खरीदना है, तो दिस कैन बी अ मीडियम टर्म गोल। वेर एज हैविंग अ कंटिजेंसी फंड, राइट,
or buying my next smartphone or planning to go to the next FIFA World Cup or maybe any vacation can be a short term goal. ठीक है, तो आपको ये हमेशा याद रखना होगा कि शॉर्ट टर्म गोल का पैसा आपको टिपिकली डेट के थ्रू ही बिल्ड करना चाहिए, आपको उसमें इक्विटी नहीं डालना चाहिए। वेराज लॉन्ग टर्म गोल्स का पैसा आपको मेजरली इक्विटी के थ्रू ही बिल्ड करना चाहिए, राइट। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए जब हम किसी क्लाइंट का पोर्टफोलियो बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हितेश बीइंग अ वेरी अग्रेसिव इन्वेस्टर तो आप बाई डिफॉल्ट उसका सारा पैसा आप इक्विटी में डाल दोगे। अगर मैं कहूंगा कि यार देख अगला महीना अगला साल मेरे को अपना एक वेकेशन पे जाना है, आई वांट टू टेक माय फैमिली आउट फॉर अ पेरिस ट्रिप, तो मुझे पता है कि भाई पेरिस का ट्रिप करने जाएंगे, हम 3 लोग हैं, तो कम से कम 6 लाख रुपए खर्चा होगा। तो वो 6 लाख रुपए आपको मेरे लिए अलग से ईयर मार्क करना पड़ेगा, जो पैसा माइनस नहीं होना चाहिए। तो ऐसा पैसा आप मेरा डालोगे डेट फंड के अंदर में, राइट। वेराज जो मैंने पैसा सोचा है कि मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए अगले 15 सालों के अंदर में फॉर माई रिटायरमेंट पर्पज, तो ये रिटायरमेंट क्योंकि मुझे 15 साल बाद करना है, तो ये पैसा आप मेरा इक्विटी के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। ये गोल ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है व्हेन यू आर डिसाइडिंग अपॉन अ पोर्टफोलियो। दोस्तों नाउ दिस आई कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द सेशन कि सर हम जब भी कोई पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो जो मैंने अभी तक कहा कि हमें समझना चाहिए कि क्लाइंट को पैसा कब चाहिए, कितने दिन के लिए वो पैसा दे रहा है, उसका क्या रिस्क प्रोफाइल है, उसका क्या एज है, उसी हिसाब से हमें पोर्टफोलियो बना के देना चाहिए। इतना बात याद रखिएगा कि आपको क्लाइंट का सारा पैसा कोई एक फंड में नहीं डालना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। एट द सेम टाइम आपको सारा का सारा पैसा एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को नहीं देना चाहिए, आप कम से कम 2-3 एएमसी में इसको ब्रेक करिए। दोस्तों आप लोग सब हमारे साथ जब काम करते हो आपको पता है कि आप पूरा काम डिजिटल कर रहे हो, घर बैठे बैठे कर रहे हो, तो वही अगर आपने मान लो किसी इन्वेस्टर का 10,000 रुपए का एसआईपी उठाया है, तो टिपिकली क्या आप पूरा का पूरा 10,000 का एसआईपी क्या एक फंड में डाल दोगे? आंसर इज नो, यू शुड नॉट बी डूइंग इट। क्या आप सारा का सारा पैसा किसी एक फंड हाउस में डाल दोगे कि आपने खाली एसबीआई का फॉर्म भरवा लिया और उसी में लिख दिया ब्लू चिप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, क्या ऐसा आप करोगे? अगेन की आंसर इज नो। तो क्योंकि आपका पूरा काम डिजिटल है, आपको पता है कि आप एक चेक से या एक पेमेंट लिंक से आप 10 ट्रांजैक्शन लगा सकते हो, और ये 10 ट्रांजैक्शन 10 अलग म्यूचुअल फंड हाउस में हो सकते हैं, ये 10 अलग कैटेगरी में हो सकते हैं, ये 10 अलग स्कीम में हो सकते हैं, राइट। तो टिपिकली लेट्स से इफ आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स। आज के दिन मान लो मेरे को एक 25,000 रुपए की एसआईपी मिलती है, तो मैं एंड आई नो दैट कि टाइम होराइजन जो है वो लंबे समय का है, कि मतलब ये पैसा वो बोल रहा है कि भाई ये तो मैं निकालूंगा ही नहीं, कम से कम 10 साल रहेगा। तो मैं किस टाइप का पोर्टफोलियो बनाना चाहूंगा एसआईपी के अंदर में? तो आई विल डेफिनेटली कीप वन स्मॉल कैप, ये तो मैंडेटरी पार्ट है मेरे पोर्टफोलियो का, ठीक है। आई वुड डेफिनेटली कीप वन मल्टी कैप, ये भी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आई वुड वॉन्ट टू बेट ऑन फ्यू ऑफ द थीम्स विच आई फील कि आने वाले 10 साल में बहुत अच्छा कर सकते हैं, और उसके बाद मुझे अगर कोई फंड पसंद है तो मैं वो ऐड कर लूंगा। तो जैसे कि मान लो स्मॉल कैप में मुझे टाटा स्मॉल कैप बहुत पसंद है, राइट, तो मैं 5,000 रुपए दे दूंगा टाटा स्मॉल कैप को। मल्टी कैप के अंदर में मुझे कोटक या बोल लीजिए एचएसबीसी मल्टी कैप काफी पसंद है, दे हैव डन रियली वेल, तो मैं इधर पैसे लगा सकता हूँ। थीमेटिक फंड्स के अंदर में अभी मुझे लगता है कि आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग एज अ थीम बहुत अच्छा करेगी, या कंजम्पशन एज अ थीम बहुत अच्छा कर सकती है। तो मैं क्या करूंगा, बिकॉज बोथ द थीम्स, बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड कंजम्पशन इज अ डिकेडल थीम, इट इज नॉट कि सर ये 1-2 साल की कहानी है। तो फॉर इफ आई वांट टू बेट ऑन अ डिकेडल थीम, तो शायद मैं एक्सिस का या एचडीएफसी का मैन्युफैक्चरिंग फंड चॉइस करूंगा, राइट। इसके अलावा आई रियली लाइक टू गो फॉर एन एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, जो कि एक वैल्यू कैटेगरी का फंड है, मैं 5,000 रुपए वहां लगा दूंगा
एंड देन आई कैन पिक एंड चूज कि सर अगर मेरे को कोई लार्ज एंड मिड कैप, कोई फ्लेक्सी कैप, कोई मिड कैप फंड मुझे चॉइस करनी है तो मैं वो सब कुछ उठा सकता हूँ। मैं चाहूँ तो कोई ग्लोबल एलोकेशन के हिसाब से कोई एक ग्लोबल फंड ले लूँ। तो आई कैन डिसाइड वॉट एवर आई वॉन्ट टू टेक। तो लेट्स से मेरे को बंधन का कोर इक्विटी फंड विच इज लार्ज एंड मिड कैप वाला फंड, मेरे को ये वाला फंड बड़ा पसंद है। तो मैं इस टाइप का एक एसआईपी का पोर्टफोलियो आइडियली सजाता हूँ। So what you see is that there are 5 different categories that I have used. There are 5 different fund houses that I have taken. So it means that I have done a very good diversification in the portfolio. ठीक है। वैसे ही आज के दिन मान लीजिए, जैसे मैंने आपको एसडब्ल्यूपी का ऊपर में एक एग्जांपल समझा दिया था, तो मैं हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि सर एसडब्ल्यूपी का पैसा अगर आपको 20 लाख रुपए मिलता है एसडब्ल्यूपी के लिए तो आप कहाँ डालोगे। तो मैंने क्या कहा था, सर मैं 8 लाख रुपया डाल दूंगा बैक में, सर मैं 4 लाख रुपया डाल दूंगा हाइब्रिड अग्रेसिव कैटेगरी में, और मैं 8 लाख रुपया डाल दूंगा मल्टी एसेट कैटेगरी के अंदर में। और मैंने आपके लिए कौन कौन से फंड चॉइस किए थे, सर मैंने बैक में लिया था फ्रैंकलिन और महिंद्रा का बैक, हाइब्रिड एग्रेसिव में मैंने लिया था डीएसपी वालों का इक्विटी एंड बॉन्ड, और मल्टी एसेट में मैंने यूटीआई और कोटक का मल्टी एसेट लिया था। तो typically again you are seeing that I am using 5 different fund houses while I am creating a single portfolio, right? तो वैसे ही सर अभी मान लो मेरे पास में एक और एग्जांपल है क्या, कि सर मेरे को क्लाइंट 20 लाख रुपए का लमसम दे रहा है, ठीक है, जो कि वो कहता है कि वो 10 साल रखेगा, एंड ही इज एन अग्रेसिव इन्वेस्टर। ऐसे इन्वेस्टर का पैसा आप टिपिकली कहाँ लगाना चाहोगे। So I will give you my personal choice of fund. You can do your own research and decide कि आप कहाँ डालोगे। मैं टिपिकली 2 लाख रुपए उसके रखूंगा डेट में, फ्रॉम एसेट एलोकेशन परस्पेक्टिव। और ये 2 लाख रुपए जो मैं डेट में रख रहा हूँ, ये मैं चाहूंगा एक आईसीआईसीआई ऑल सीजन बॉन्ड फंड में रखने के लिए। बिकॉज द आइडिया इज दैट ये पैसा एफडी के हिसाब से मैं रख रहा हूँ, तो अगर मैं 8-9% का रिटर्न बना के दे दूं क्लाइंट को तो वो बड़ा खुश होगा। ठीक है। टिपिकली फॉर दिस काइंड ऑफ अ क्लाइंट आई वुड आइडियली वांट टू हैव एटलीस्ट 4 लाख रुपीज गोइंग इनटू अ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, क्योंकि मुझे उसको गोल्ड का एक्सपोजर भी देना है, राइट। तो मल्टी एसेट फंड के अंदर में जैसा मैंने पिछले स्लाइड में कहा था कि सर मैं यूटीआई, कोटक और एन आईसीआईसीआई, मैं इस टाइप का मल्टी एसेट फंड इसको दे सकता हूँ। ठीक है। अब बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द मनी आई वुड वांट टू कीप इनटू इक्विटी कैटेगरी, तो इक्विटी कैटेगरी के अंदर में मैंने क्या चॉइस किया कि सर मैंने कहा कि एक मैं फ्लेक्सी कैप दूंगा, एक मान लीजिए मैंने कहा कि सर मैं स्मॉल कैप देना चाहता हूँ, और मान लो मैंने कहा कि सर मैं थीमेटिक देना चाहता हूँ। मान लीजिए मैंने कोई इस टाइप का एक पोर्टफोलियो बनाया, तो मैंने क्या कहा कि सर टिपिकली मैं 6 लाख रुपए इधर दे दूंगा, मैं 6, 10, 12 हो गए, तो मैं 4 लाख इधर दे दूंगा, 4 लाख इधर दे दूंगा, राइट। नाउ अभी मान लो कि मैंने फ्लेक्सी कैप में डिसाइड किया कि आई वुड वांट टू पुट दिस मनी इनटू लेट्स से अ 361 फ्लेक्सी कैप, आई वांट टू पुट दिस मनी इनटू अ बजाज फ्लेक्सी कैप, आई वांट टू पुट दिस मनी इनटू अ व्हाइट ओक फ्लेक्सी कैप और एन एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। मैं जब इस फंड के अंदर में पैसे डालना चाहता हूँ, तो क्या मैं ये पैसा एक बार में आज के दिन 361 वालों को दे दूंगा? नो, आई विल नॉट डू दैट। व्हाई? बिकॉज मार्केट आर एट एन ऑल टाइम हाई। तो ऐसे समय में मैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग डेट फंड को पैसा दूंगा। तो अभी 361 वालों का डेट फंड का नाम क्या है? 361 लिक्विड फंड। तो अगर टिपिकली मुझे 6 लाख रुपया फ्लेक्सी कैप को देना था, तो मैं 2 करके 360 बजाज और मान लो एचडीएफसी को देना चाहता था, तो मैं क्या करूंगा सर, मैं 2 लाख रुपए आज के दिन दूंगा 361 लिक्विड फंड को, बजाज मनी मार्केट फंड को और एचडीएफसी लो ड्यूरेशन फंड को, राइट। तो आज के दिन क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर है बोल करके मैं ये एलोकेशन कर रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, जब मेरे सिस्टम में मेरे ऐप में ये 2-2 लाख करके एचडीएफसी लो ड्यूरेशन, बजाज मनी मार्केट और 361 लिक्विड फंड जब मेरे को ऐप में दिखना चालू हो जाएगा, तब मैं इस डेट फंड से एचटीपी कर दूंगा माई टारगेट फंड के अंदर में। और मैं एचटीपी का ड्यूरेशन अभी फिलहाल के लिए रख के रखा हूं 15 to 20 मंथ।
तो 15 से 20 मंथ का एसटीपी मैं डाल दूंगा। तो होगा क्या कि मान लो अगर मैंने 20 महीने का एसटीपी किया है और मैंने मान लीजिए 2 लाख रुपए दिए हैं 361 लिक्विड फंड को, तो उसमें से हर महीने 10-10 हजार करके आने वाले 20 महीने के अंदर में मैं पूरा पैसा शिफ्ट कर दूंगा 361 के फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर में। राइट, so this is how I am approaching the market right now। हो सकता है कि यही अगर मार्केट में करेक्शन आ जाए और ये हम 19,500 या 20,500 निफ्टी अगर देख लें, तो मैं पूरा का पूरा पैसा एक बार में रिस्पेक्टिव फंड को देने के लिए समर्थ हूँ। तो वैसे ही स्मॉल कैप में मैंने जो आपको नाम बताए कि मान लो मैंने टाटा स्मॉल कैप अच्छा लगता है, एसबीआई स्मॉल कैप अच्छा है, निपॉन अच्छा है, आप इन सब फंड्स को पैसा दे सकते हो। थीमेटिक के अंदर में मैंने जो अभी थीम्स आपको लिखे कि मुझे एक्सिस का मैन्युफैक्चरिंग पसंद है, आईसीआईसीआई का बिजनेस साइकिल फंड मुझे पसंद है, तो मैं इस टाइप के फंड को पैसा दे सकता हूँ। बट एट द सेम टाइम क्योंकि मार्केट अभी बहुत ऊपर में है, तो मैं ये सारा पैसा थ्रू एसटीपी देना चाहूंगा। सो ऑल ऑफ दिस वुड बी थ्रू एसटीपी। ये जितना मैंने लिखा ये सब थ्रू एसटीपी जाएगा। राइट, तो दोस्तों इस तरीके से हम टिपिकली एक पोर्टफोलियो को बनाते हैं, सजाते हैं। एंड एट द सेम टाइम पोर्टफोलियो हमने अभी बनाया, बट टाइम टू टाइम पोर्टफोलियो को रिव्यू करना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि मैंने अभी पैसा फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपया 361 के लिक्विड फंड में डाल दिया, और मैंने क्या कहा कि भैया 10-10 हजार रुपए करके मार्केट में पैसा ट्रांसफर करना है 361 के फ्लेक्सी कैप फंड में। अभी ऐसा हुआ मान लो कि 3 महीने बाद मार्केट में जेन्युइनली ये 20% वाला करेक्शन आ गया, 3 महीने बाद 20,000 निफ्टी दिख गया, तो 3 महीने बाद पोजीशन क्या है? 3 महीने बाद देखा जा रहा है कि सर मेरा 30,000 रुपीज अभी तक खड़ा हुआ है 361 के फ्लेक्सी कैप फंड में, और बाकी 1,70,000 रुपया रखा हुआ है 361 के लिक्विड फंड में। राइट, अब जब मार्केट ऑलरेडी गिर गया है, मार्केट ऑलरेडी 20,000 निफ्टी पे आ गया है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बार में उठा के सारा का सारा पैसा 361 के लिक्विड फंड से डायरेक्टली स्विच मार दूंगा 361 के फ्लेक्सी कैप फंड में। आई विल नॉट वेट फॉर द एंटायर 20 मंथ पीरियड टू कंटिन्यू। तो मेरा ये कहना है कि आप जो भी कैटेगरी ऑफ फंड दे रहे हो, आपको डेफिनेटली इसको टाइम टू टाइम बीच बीच में रिव्यू करना मैंडेटरी है। हर 6 महीने में रिव्यू करिए। इनफैक्ट आपके ऐप में ना, अगर आपको खोलोगे, जब ऐप में सब ब्रोकर लॉग इन करते हो, नीचे में आप देखिएगा एक मोर बटन है। आप जब इस मोर बटन पे जाते हो, आई जस्ट शो यू दिस, इट्स अ वेरी गुड फीचर दैट वी हैव डेवलप्ड रिसेंटली। आप जब ये ऐप खोलते हैं तो आप देखिएगा नीचे में आपको ये मेनू बटन दिया हुआ है। आपने जब मेनू बटन पे क्लिक किया ना, तो आप देखिएगा ये एकदम नीचे में एक नया ऑप्शन आया है, सॉरी, एक नया ऑप्शन आया है जिसको हम कहते हैं मीटिंग नोट। आप इस मीटिंग नोट्स पे क्लिक करिएगा, ठीक है। एंड आपने इन्वेस्टर से क्या बात की, आपको क्या एक्शन लेने का है। फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टर आपको कह रहा है कि भाई मुझे कुछ और नए पैसे देने हैं, ठीक है, तो तुम मेरे को एक पोर्टफोलियो बना के दो। फिर मालूम पड़ेगा कि 10-15 दिन के बाद में ये इन्वेस्टमेंट होगा। तो आप क्या करिए, फिर आप क्रिएट नोट बटन पे क्लिक करिए, और आप इन्वेस्टर का नाम डाल करके आपने जो भी प्लानिंग उसके लिए सोची है, आप वो प्लानिंग आप इसमें लगा दीजिए। कोई अटैचमेंट वगैरह लगाने हैं, कोई फैक्ट शीट वगैरह लगाने हैं, तो आप वो लगा करके सेव कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप हर बार जब भी अपना ऐप खोलोगे, मीटिंग नोट्स में जाओगे, तो आपको याद रहेगा कि आपके क्या क्या काम पेंडिंग है। तो फॉर एग्जाम्पल 4 क्लाइंट्स ने आपको कह रखा है कि भाई मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू करना है, 2 प्रोस्पेक्ट आपके हाथ में है, 2-3 क्लाइंट एग्जिस्टिंग क्लाइंट से आपको नया पैसा लेना है। तो ये सारे के सारे आप जिस क्लाइंट से मिलते हो उससे क्या बात हुई आपकी, ये बात आप सिस्टम में मीटिंग नोट्स वाले फीचर में डाल करके आप इसको यूज कर लो। तो दिस इज ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू गाइस टुडे। अब आपके कोई अगर सवाल हैं तो आप मुझे बताओ। सेशन बहुत बेसिक था, बट अगर कोई सवाल है तो डेफिनेटली फील फ्री टू आस्क मी। रविंद्र ने लिखा फर्स्ट मंथ से एसडब्ल्यूपी लेने से एसटीसीजी चार्ज नहीं लगेगा। दादा अगर पहला महीना से ही अगर आप लोग एसडब्ल्यूपी यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान लेगा, तो क्या देखा जाता है कि पहला 12 इंस्टॉलमेंट आप जो लेके गया, उन पैसे का जो प्रॉफिट पोर्शन है उस पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, और 13वें महीने से आप जो पैसा निकाल रहे हो, राइट,
और कोई अगर आपका सवाल है तो काइंडली आप अपना पूछ लीजिए। अगर किसी को मेरे से बात करनी है तो आप हैंड रेज करके अपना सवाल मेरे से कर सकते हैं। बट आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा है। आपको मैंने बेसिक से सिखाया, समझाया कि इक्विटी डेट हाइब्रिड क्या होता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या होता है, डेट के अलग अलग प्रकार क्या होते हैं, हाइब्रिड के अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क मी, प्लीज फील फ्री। ओके, तो संदीप दा पूछ रहे हैं कि दादा रिस्क प्रोफाइलिंग कहाँ पर है ऐप के अंदर में। आई विल शो यू। संदीप दा, आपको करना क्या होगा ना, आप अपना ऐप जब खोलेगा ना, आपको क्लाइंट में घुसना होगा। कोई भी क्लाइंट में आप घुस जाओ जिसका आप रिस्क प्रोफाइलिंग करना चाहते हो, और क्लाइंट में घुसने के बाद देखिए यहाँ पे रिस्क प्रोफाइल का एक बटन है, और रिस्क प्रोफाइल का बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा। आप एक एक करके सारे क्वेश्चन का जवाब दीजिए, सिस्टम अपने आप ही आपको बता देगा कि आपका रिस्क क्या है। तो पहला सवाल पूछ रहा है हाउ ओल्ड आर यू, तो मैंने कहा बिटवीन 30 to 45 ईयर्स। अब देखिए दूसरा सवाल उसने पूछ दिया कि हाउ मेनी इयर्स यू आर अवे फ्रॉम योर नियरेस्ट गोल, तो मैंने कहा मेरा नियरेस्ट गोल भी 5 से 10 साल दूर है। तो उसने फिर तीसरा सवाल पूछ लिया। तो इस तरीके से आप सारे सवाल के जवाब दे दीजिए, तो सिस्टम लास्ट में आपको स्कोर बता देगा कि सर आप अग्रेसिव है कि मॉडरेट है कि हाइब्रिड है, आप कंजर्वेटिव है, ये आपको बता देगा। ओके, एनी मोर क्वेश्चन एनीबडी हैज, प्लीज फील फ्री टू आस्क। महुआ मैम पूछ रही है कि मंथली एसआईपी फॉर लॉन्ग टर्म, बेस्ट वेयर शुड बी इन्वेस्टेड। तो महुआ मैम, मैंने जो आपको लास्ट का एग्जांपल जो दिखाया था ना, दिस इज अ टिपिकल पोर्टफोलियो दैट आई विल मेक फॉर अ लॉन्ग टर्म एसआईपी पोर्टफोलियो। तो ये आप जो देख रहा है ना, जो मैम 25,000 रुपए का हम जो ये नाम लिखा कि हम एक टाटा स्मॉल कैप फंड दिया, तो हम एक कोटक का या एचएसबीसी का मल्टी कैप फंड दिया, एक्सिस का मैन्युफैक्चरिंग फंड दिया, एसबीआई कॉन्ट्रा इज अ वेरी गुड फंड, बंधन कोर इक्विटी इज अ वेरी गुड फंड। तो आप इसका मिक्स में आप एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अब ऑब्वियस सा बात है, अगर आपके पास में सिर्फ 2,000 रुपए का एसआईपी है, तो टिपिकली सिर्फ 2,000 रुपए का एसआईपी आपको सिर्फ एक मल्टी कैप फंड में ही डाल देना चाहिए। So you can choose a Kotak multi-cap and HSBC multi-cap. Even a Mahindra multi-cap is a very good fund. आप महिंद्रा मल्टी कैप को भी आप ऐसा दे सकता है। ओके, लेस देन 1 ईयर, हाउ मच इज द जीएसटी। अगर जीएसटी नहीं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है जिसको हम एसटीसीजी कहते हैं। तो 1 साल से पहले का पैसा है तो 20% आज के दिन अब आपका टैक्स लग रहा है। 1 साल से बाद का पैसा है तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं, उसमें 12.5% लगता है। और ये मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए कह रहा हूँ ऑन द प्रॉफिट। बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर एसडब्ल्यूपी एंड शुड बी स्टार्टेड इमीडिएटली और डेफर्ड। तो देदुलाल दा, आपने मुझसे पूछा कि बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर एसडब्ल्यूपी, तो ये भी मैंने कवर किया था आज के सेशन में। इफ यू लुक एट दिस स्लाइड, तो मैंने यहाँ पर आपको एक टिपिकल एसडब्ल्यूपी का एक पोर्टफोलियो बना के दिखाया कि सर मैं बैलेंस एडवांटेज फंड को मैंने 8 लाख रुपए दिए थे, मैंने मल्टी एसेट फंड को भी 8 लाख रुपए दिए थे, और मैंने हाइब्रिड एग्रेसिव फंड को 4 लाख रुपए दिए थे, राइट। तो this is how we create a SWP portfolio. Just a minute. Okay, so मैं इसको चेंज कर रहा था आज। ओके, इसके अलावा और किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए। सर व्हाट इज फंड ऑफ फंड्स? तो फंड ऑफ फंड्स एक कैटेगरी है जिसके अंदर में पैसे हम म्यूचुअल फंड को ही देते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई एसेट एलोकेटर बोल के एक फंड है। इसके अंदर में क्या होता है कि आपने पैसा दिया आईसीआईसीआई एसेट एलोकेटर को, लेकिन आईसीआईसीआई उस पैसे से टिपिकली एक आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी बाई करती है, तो उसमें आईसीआईसीआई ब्लू चिप बाई करती है, तो आईसीआईसीआई अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बाई करती है। सो फंड मैनेजर खुद ही डिसाइड करता है कि उसको कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है। इसको हम कहते हैं फंड ऑफ फंड्स। मैंने आपको एक और चीज नहीं पढ़ाया आज, जो कि था चिल्ड्रन फंड और रिटायरमेंट फंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है, तो इसको लेके अपने अलग से कभी डिस्कशन करेंगे, ये एक लंबा टॉपिक है। ओके नीलाद्री दा, आपने कोई सवाल करना है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लो। হ্যালো স্যার। हाँ नीलाद्री दा बोलिए। হ্যাঁ, গুড ইভিনিং। আমি বলছিলাম স্যার, মনে করুন কেউ এখন 20 লাখ 30 লাখ টাকা ইনভেস্ট করবে, ওয়ান টাইম করতে চাইছে, যেহেতু মার্কেট হাই আছে। তো তাকে কি মানে মোটামুটি ধরুন যেরকম আমাদের এসআইপি হয়, সেরকম ভাবে 20,000 কি 30,000 যদি এসআইপি চালু করে তারপরে যদি মার্কেট কোনো সময় কারেকশন দেয়, তখন কি ইনভেস্ট করাটা ঠিক হবে?
मतलब आप बोल रहे हैं कि कोई এখন পুরো क्लाइंट आपको। টাকা अभी अभी मान लीजिए कि 20 लाख 30 लाख रुपए अभी हम म्यूचुअल फंड में नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो हम्म, कस्टमर के लिए। तो मान लीजिए उनके लिए हर महीना का 30,000 करके एसआईपी करके मतलब इक्विटी में एसआईपी करके वो फंड थोड़ा सा तो लमसम से घटता रहेगा ना। तो जब वो मार्केट और भी ज्यादा वो क्या बोलते हैं करेक्शन गिरेगा। आएगा, हम्म। तब तब 10 लाख 15 लाख या 20 लाख जो भी पड़ा रहेगा फंड, वो हम वहीं पे वन टाइम इन्वेस्ट कर देंगे। वो तो क्या अच्छा निरांती होगा? देखो, हम आपका बात समझ गया। आप हमको बोल रहे हैं कि दादा हम 30,000 का एसआईपी स्टार्ट कर दिया पार्टी का। मान लो हम्म। 5 महीना में 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर हुआ, और 5 महीना में मार्केट गिर भी गया, तो हम बाकी क्लाइंट से 5 लाख 10 लाख का चेक एक बार में उठा लेगा। आप यही बोल रहे हैं, हम्म। राइट? मेरा हाँ क्या हाँ। कहना है कि देखो, आपको कमीशन क्या चीज पे मिलता है? आपको कमीशन मिलता है आपका एयूएम के ऊपर में। अगर ओके। पार्टी आपको 15 लाख 20 लाख रुपया देने को रेडी है, तो आप क्यों हम्म। उससे नहीं चेक लेगा? आप 100% उससे चेक लेगा, और आप चेक ओके। लेकर के उस 15 से 20 लाख रुपया को डेट फंड में खड़ा कर देगा। डेट ओके। फंड में खड़ा होने से क्या है कि उसका ब्याज का नुकसान नहीं है, उसका इंटरेस्ट का नुकसान नहीं है। अगर आपको पैसा नहीं मिलता तो वो पैसा तो बैंक में पड़ा रहता, और बैंक हाँ में हाँ पड़ा जरूर। रहता वो क्लाइंट को 4-5% का रिटर्न बना के देता। तो क्लाइंट हम्म। आपको जब ये पैसा डेट फंड में दे रहा है, तो बाय डिफॉल्ट आपका क्लाइंट का पैसा से 7% का रिटर्न तो बन ही रहा है। क्लाइंट का नुकसान तो कहीं नहीं है। और क्योंकि पूरा पैसा आप ऑलरेडी उठा चुका है, और आपका कुछ पैसा डेट में रखा हुआ है, तो आपको उस डेट का पैसा पे भी तो कमीशन आ रहा है। अब क्या है यस कि सर। अब आप उसी पैसा से आप एसटीपी चालू करेगा। तो जो आप हम्म। कह रहे थे ना कि हम 30,000 पर मंथ का एसआईपी करेगा, तो आप हम्म। बेसिकली उसी 15 लाख रुपया से आप 30-30 हजार रुपया करके एसटीपी में ट्रांसफर करेगा, पैसा इक्विटी में जाएगा। अभी ओके। देखा गया कि मान लो 10 महीने के बाद में मार्केट में करेक्शन आया, तो दस हम्म। महीने के बाद में आप क्या देखा कि भाई आपका 3.5 लाख रुपया अभी इक्विटी में खड़ा हो गया, और बाकी मान लो 10 लाख रुपया अभी भी डेट में रखा हुआ है, और हम्म। मार्केट नीचे आ गया है। तो आप हम्म। एक बार में पूरा पैसा को स्विच कर देगा डेट से रेस्पेक्टिव इक्विटी फंड्स के अंदर में। तो ओके। मेरा क्या कहना है कि एक बार में क्लाइंट से पैसा लेना जरूरी है, क्योंकि 10 महीने बाद जब मार्केट में एक्चुअल में करेक्शन आया, हो सकता है उस समय क्लाइंट पैनिक करेगा, और आपको नया चेक तो देगा ही नहीं, उल्टा बोलेगा कि जितना पैसा डाला हुआ है वो निकाल दो। तो इससे ओके। अच्छा है कि अगर पैसा ऑलरेडी आप डे वन में ही लेके रखा था, तो वो पैसा आपका कंट्रोल में रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक स्विच का आपको ट्रेड मारना है, क्लाइंट के पास लिंक जाएगा, वो उसको ऑथराइज कर देगा, एंड ऑन दैट बेसिस योर फंड वुड बी बेटर प्लान। तो दिस इज माई ओके। सजेशन फॉर यू। ओके सर, थैंक यू। ओके दादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीरेंद्र सिंह पूछ रहे हैं, सर क्लाइंट वांट्स इमीडिएट रिटर्न फ्रॉम एसडब्ल्यूपी, देन इट्स शॉर्ट टर्म रिटर्न मींस 20% टैक्स। यस बीरेंद्र, अगर आप पहला दिन से ही एसडब्ल्यूपी अगर लेना चाहेगा, जो हम 20 लाख का पोर्टफोलियो बना के दिया था, अभी पार्टी मान लो बोलता है कि हमको पहला साल में, हमको पहला महीना से 12,000 रुपए का एसडब्ल्यूपी चाहिए, मतलब साल का 1,44,000 रुपए का एसडब्ल्यूपी चाहिए, यानी 7.2%। तो 12-12 हजार रुपए करके जो वो पैसा निकाल रहा है, पहला 12 इंस्टॉलमेंट, यानी कि वो जब 1,44,000 रुपया निकाला 20 लाख रुपए के ऊपर में, तो हम लोग बोलता है कि 1,44,000 रुपए का माल बिका। यू हैव सोल्ड फंड्स वर्थ 1.44 lakhs. Now the question is कि what was the purchasing price of this fund? Let's say you are getting a 10% return. तो the purchasing price of that fund was let's say 1,30,000, जिसका वैल्यू आप 1,44,000 में बेचा। So what is the profit that you have made out of this first year SWP? The profit portion is only 14,000 rupees. तो आपको उस 14,000 रुपीज का 20% यानी कि 2,800 रुपया टैक्स देना होगा, राइट? दिस इज हाउ टैक्सेस आर कैलकुलेटेड। संजीत आप पूछ रहे हैं सर शुड वी गो फॉर मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड? तो मैं कहूंगा कि दादा देखो, दोनों ही फंड अच्छे हैं, मल्टी कैप भी अच्छा है, फ्लेक्सी कैप भी अच्छा है। अभी का जो मार्केट सिनेरियो है, अभी कंसिडरिंग द फैक्ट कि मार्केट बहुत ऊपर है, और मिड एंड स्मॉल कैप पोर्शन इज एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड एज कंपेयर टू लार्ज कैप। सो इफ आई वर गिवन अ चॉइस कि सर पैसा को अभी मल्टी कैप में लेना चाहिए कि फ्लेक्सी कैप में लेना चाहिए, I will be today more comfortable in taking money in a flexi cap fund. Whereas if this is from a 10 to 20 year perspective, अगर बहुत लंबे समय की हम बात करते हैं, तो इवेंचुअली देखा जाएगा कि a multi cap fund would do better than a flexi cap fund, right?
So this is my take on whether one should go for a multi cap or a flexi cap. सर वेब लॉगिन में एक क्लास होबे से अच्छा होता है? यस, ये दादा हम जितना रिकॉर्डिंग है ना ये हम डाल देगा क्लास के अंदर में, आपको डेफिनेटली ये सारा क्लास का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। शाशमल दा, आपका कोई सवाल है? आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ लो। अरुण शाशमल जी, शाशमल दा कोई क्वेश्चन है? হ্যালো, हाँ अरुण जी बोलिए। বলছি 10 লাখ টাকা ইনভেস্ট করবে এসডব্লিউপি, ও চাইছে পার মান্থ যে ডিভিডেন্ডটা নেবে সেটা কনভার্ট করবে এসআইপি তে। তো 10 ইয়ার্স এর জন্য এটা বেটার হবে না লামসাম ইনভেস্টটা 10 ইয়ার্স এর জন্য বেটার হবে? दादा अरुण दा, हम हमेशा क्लाइंट को ये समझाएगा कि आइडियली अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो हम एक तरफ अपना इन्वेस्टमेंट से एसडब्ल्यूपी निकालेगा और उसी पैसा को दूसरा जेब से हम एसआईपी कर देगा। ये बेवकूफी भरा काम है, ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या हो रहा है कि एवरी टाइम यू आर टेकिंग आउट मनी फ्रॉम एसडब्ल्यूपी, फ्रॉम अ हाइब्रिड फंड, आप क्या कर रहे हैं? आप उस फंड को तोड़ रहे हैं, आप जबरदस्ती टैक्स इनकर कर रहे हैं, शायद पहला साल में एग्जिट लोड भी इनकर कर रहे हैं। तो जब पैसे का जरूरत ही नहीं है तो आप क्यों उसमें से पैसा निकाल के उसका कंपाउंडिंग घटाएगा? So I would say that boss, if you don't require money, then you don't do a SWP plus SIP। क्यों जरूरत है? आप डायरेक्ट पैसा उस फंड में पड़ा रहने दीजिए, उसको ग्रो करने दीजिए। सो आई विल नॉट रिकमेंड कि आप हाइब्रिड में डालो, वहां से एसडब्ल्यूपी। देखो एसडब्ल्यूपी का पैसा इज नॉट एन ऊपर का पैसा, इट्स नॉट अ प्रॉफिट वाला पैसा, ये आप ही का पैसा है जो आपको वापस मिल रहा है। तो एक हाथ से पैसा निकाल रहा है फिर दूसरा हाथ से वापस पैसा डाल दे रहा है, तो आप खाली ट्रांजैक्शन घुमा रहा है, इससे आपका कोई फायदा नहीं हो रहा है। सो आई वुड नॉट रिकमेंड दैट। ओके ओके इसके बाद में हरे राम जी, आपने हैंड रेस कर रखा है, तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप अपना सवाल पूछ लीजिए। हरे राम मातो जी, ओके। हाँ हरे राम जी, आपको सुन नहीं पा रहे हरे राम जी, आप अनम्यूट तो कर ली हो बट आपको हम सुन नहीं पा रहे हैं। ओके एनीवेज चलिए, आई थिंक और कोई सवाल नहीं बचा। इट्स बीन वेरी लॉन्ग क्लास, 1 घंटा 40 मिनट हो गया। सो विद दिस वी कंप्लीट टुडे सेशन। आई होप आपको ये सीरीज में हमने जितने सेशंस किए हैं अभी तक आपको सब कुछ समझ में आया है। आई वुड ओनली रिकमेंड कि आप ये सीरीज को जरूर सुनिएगा। कल से हमारा एनआईएसएम बैच चालू हो रहा है। सो जो कोई इस टीम में है जिन्होंने अभी तक एनआईएसएम की एग्जाम की ट्रेनिंग नहीं ली है, क्लासेस मैं कराऊंगा, 2 घंटे की क्लासेस होंगे, टोटल 4 क्लास होंगे। कल से बैच चालू हो रहा है, शाम को 4 बजे से 6 बजे की क्लासेस होंगी। सो इफ एनीबडी ऑफ यू और एनीबडी इन योर रेफरेंस in your team wants to enroll for the NISM class which is starting from tomorrow, please reach out to हर्षिका and आप अपना फ्रेंड का या खुद का नाम आप हर्षिका को लिखा दीजिए ताकि वो कल से बैच ज्वाइन कर सके। On that note, let me complete today's session. Thank you all for joining and see you all very soon again. Take care. Bye bye.